हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम पीटी 365 का जो अभी चल रहा है हमारा सीरीज, उसमें हम चौथा पार्ट करेंगे पॉलिटी का। तो चौथा पार्ट चौथा चैप्टर है, ये किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, सेंटर स्टेट रिलेशन से। तो इसमें पहला आर्टिकल राजकोषीय संघवाद से है, तो हम इसे कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक स्टोरी चला देखते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जो भारत है, ये भारत क्या है? एक संयुक्त परिवार है। भारत कैसा है? संयुक्त परिवार है। और इस संयुक्त परिवार में का प्रमुख कौन होगा? कोई प्रमुख भी तो होता है संयुक्त परिवार का, जो मुखिया होगा। तो वो मुखिया कौन होगा? केंद्र सरकार होगी। तो केंद्र सरकार इस परिवार का क्या है? मुखिया है। और जो अब बचे सदस्य होंगे, परिवार में कई सारे सदस्य होते, वो क्या है? वो राज्य सरकारें होंगी। वो क्या होंगी? राज्य सरकारें। तो हमने समझा कि संघवाद क्या होता है। तो संघवाद का मतलब होता है केंद्र प्लस राज्य दोनों साथ साथ होंगे। पर केंद्र चूंकि मुखिया के रूप में काम करेगा, तो केंद्र क्या हो जाएगा? प्रमुख हो जाएगा। तो ये हमने देखा। तो अब अगर देखें राजकोषीय संघवाद पे, तो राजकोषीय संघवाद का मतलब हुआ केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र प्लस राज्य के बीच क्या हो गया? संसाधनों का, जो वित्तीय संसाधन, कौन से? वित्तीय संसाधन का बंटवारा। तो वित्तीय संसाधनों का बंटवारा, ये इसका मुख्य जो डेफिनेशन हुई वो राजकोषीय संघवाद की हुई। तो हुआ क्या है इसमें? राजकोष, कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के संबंध में विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि केंद्र सरकार है वो उन्हें क्या कर रही है? कम आवंटित कर रही है। कौन से? वित्तीय चीजें। तो इस वजह से है। तो संघवाद का अगर ढांचा देखें, पहले इसे समझने से पहले हमें समझना होगा संघवाद कैसे काम करता है। तो हमें उस संघवाद को समझना होगा। तो अगर हम संघवाद को समझें, तो सबसे पहले होगा कि संघ और भारत के संघ का ढांचा क्या है। तो अगर हम ढांचा समझें, तो कमाई के स्रोत होंगे, तभी तो राज्य मांग रहे हैं, कमाई कम दी जा रही तो कम। सबसे पहले हम देखें कमाई के स्रोत क्या हैं। तो कमाई स्रोत क्या है भारत के पास? रेवेन्यू, जो सोर्स जिन्हें कहते हैं रेवेन्यू सोर्स। तो वो रेवेन्यू सोर्स क्या है? जैसे आयकर है सरकार के पास, आयकर के बाद होता है कॉर्पोरेट टैक्स, होता है सरकार के पास, कस्टम ड्यूटी होता है। ये सरकार के पास क्या होते हैं? कमाई के होते हैं। केंद्र सरकार के पास ये सब किसके पास है? सेंटर के पास। अब राज्य सरकार की कमाई के स्रोत देखते हैं, तो राज्य सरकार क्या होता है? शराब पर टैक्स, तो ये राज्य के पास जाता है शराब पर। पेट्रोल, डीजल, ये सब किसके पास जाता है? सरकार के पास। ऐसे ही जमीन या संपत्ति से जुड़े टैक्स होते हैं, वो किसके पास जाते हैं? राज्य सरकार के पास। तो पहले तो यही पेपर में कभी कभी आया था, टैक्स कौन सा कौन कलेक्ट करता है। तो केंद्र सरकार के पास जो कमाई होती है, एक तो डायरेक्ट टैक्स से होती है जो हम आयकर जमा करते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, जो निगम बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगते हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं उनके कुल लाभ पे। उसके बाद कस्टम ड्यूटी होता है, ये कोई सामान के पे लगते हैं। राज्य सरकारों के आय के स्रोत होते हैं शराब, पेट्रोल, डीजल और जमीन से संबंधित होते हैं। अब वितरण, इनका फिर वितरण भी तो होता है, इसी पे विवाद है वितरण पे। तो वितरण का क्या है कि केंद्र अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देगा राज्यों को, कुछ हिस्सा क्या देगा? राज्य को देगा। और राज्यों को जो देगा, ये तय कौन करेगा? ये तय करता है वित्त आयोग। तो ये कौन तय करेगा? वित्त आयोग की कितना रुपए किसे मिलेगा, तो ये देगा। अब राज्यों को जैसे अब केरल में बाढ़ आई है, केरल में बाढ़ आई मान लेते हैं। केरल बाढ़ के बाद क्या होगा? पुनर्निर्माण के लिए इन्हें अधिक पैसा दिया जाएगा। तो इन्हें अधिक पैसा दे दिया जाएगा। ऐसे ही कोविड आया है, तो कोविड के बाद क्या होगा? राज्यों में महामारी चूंकि फैली है, तो उन्हें ज्यादा पैसा दिया जाएगा। तो ऐसे पैसे का आवंटित किया जाता है भारत में। अब उसके बाद देखें समस्याएं कहाँ आती हैं? पैसे के असमान वितरण में। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई है। असमान वितरण को लेकर, असमान क्या है? जैसे कुछ राज्य, महाराष्ट्र हुआ और तमिलनाडु हुआ, महाराष्ट्र हुआ और तमिलनाडु ज्यादा कमाते हैं पर उन्हें कम मिलता है। मतलब क्या है? टैक्स वो कलेक्ट अपने यहाँ ज्यादा करते हैं, पर उन्हें सरकार से क्या मिलता है? कम टैक्स। मतलब जो सरकार अपनी आय में से देती है वो कम देती है। तो इस पर विवाद है महाराष्ट्र और तमिलनाडु का। ऐसे ही जीएसटी का मुद्दा है कि जीएसटी राज्यों के बीच, दोनों के बीच जीएसटी साझा होना चाहिए, वो साझा सही से नहीं होता है। राज्यों को मुआवजा नहीं मिला है, तो इसकी वजह से, मतलब राज्यों को मुआवजा और ज्यादा मिलना चाहिए। ये भी एक विवाद है। दूसरा है राजकोषीय संघवाद मजबूत अब कैसे हो सकता है? तो नॉर्मल सा है, राज्य को टैक्स बढ़ाने का अधिकार दे दिया जाए, राज्यों के पास टैक्स का अधिकार दे दिया जाए। तो ये है विवाद इन दोनों के बीच में।
अब अगर हम देखें इस आर्टिकल को, समझ गए होंगे, तो अब इस आर्टिकल को देखें तो इसमें विवाद क्या चल रहा है कि कुछ राज्य जो हैं केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। राजकोषीय संघवाद के बारे में हमने अब देख ही लिया है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघीय प्रणाली के भीतर निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य और स्थानीय सरकारों का साझा होता है। स्थानीय सरकार, पंचायत वगैरह के पास भी होते हैं कुछ अधिकार। इसे ही राजकोषीय संघवाद कहते हैं। तो आसान शब्दों में क्या हुआ, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के पास जो वित्तीय अधिकार होते हैं उन्हें संघवाद कहा जाता है, राजकोषीय संघवाद। अब राजकोषीय संघवाद का आर्टिकल वगैरह देखते हैं तो सातवीं अनुसूची, चूंकि पहले हम देखेंगे तो सातवीं अनुसूची में ही तो उल्लेख मिलेगा संघ सूची और समवर्ती सूची का। तो इनमें ही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का है। तो दोनों के बारे में जो अधिकार दिए गए हैं सातवीं अनुसूची में। अब सातवीं अनुसूची से संबंधित कोई आर्टिकल भी होगा, क्योंकि अनुसूची से संबंधित आर्टिकल होगा, तो वो है 246 आर्टिकल, जिसमें केंद्र राज्य की सूचियों का बताया विवरण दिया गया है। कौन सा, 246, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब राजस्व का वितरण कैसे है, तो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच वितरण जो होता है वो निम्नलिखित तरीके से होता है। कैसे, जैसे हमने देखा था वित्त आयोग के जो बताएगा कितना पैसा दिया जाए, ये वित्त आयोग बताएगा। तो अनुच्छेद पहला देखते हैं 269, संघ द्वारा लगाए गए, वसूले गए लेकिन पूरी तरह से राज्यों को सौंपे गए कुछ टैक्स होंगे, जो संघ लगाएगा संघ ही वसूल कर लेगा और राज्यों को सौंप दिए जाएंगे। 269 के ए में क्या है, अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। वस्तु सेवा कर मतलब जीएसटी भारत सरकार द्वारा लगाया, एकत्रित किया जाएगा। हालांकि इसे क्या होगा, जीएसटी जो परिषद होगी, वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिश के आधार पर वितरित कर दिया जाएगा। वही वाली बात है, पहले में कहा है केंद्र सब वसूल कर लेगा और लगाएगा भी और राज्य को पूरी तरह सौंप देगा। दूसरे में क्या है, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य अगर होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, एक राज्य दूसरा, दोनों में व्यापार हो रहा है। अब इसमें जीएसटी जो मिलेगा या टैक्स मिलेगा वो सब परिषद के जो बताएगी उस आधार आधार पे दोनों राज्यों में और केंद्र में बट जाएगा। तो ये है। उसके बाद आर्टिकल है 270। आर्टिकल ये क्या कहता है, जब तक वित्त आयोग गठित नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति के आदेश पर वितरण हो जाएगा। तो 270 ये कहता है कि मान लो वित्त आयोग ना हो और वित्त आयोग का गठन ना हो, तब कौन के बताएगा कि कितना रुपए किसके पास जाएगा। तो नॉर्मल है, हमारे संविधान में सबसे ऊपर क्या है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही तय कर देगा, ये है। अब अपने यहाँ जो हस्तांतरण का अभी आधार क्या चल रहा है, तो अगर हम ऊर्ध्वाधर देखें, वर्टिकल वाला मतलब केंद्र ऊपर बैठा होगा, केंद्र ऊपर होगा और केंद्र के नीचे राज्य हैं, कई सारे राज्य हैं। अब केंद्र राज्यों को जो रुपए देता है, अलग अलग रुपए, वो कौन से हो गए, ऊर्ध्वाधर हो गए, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऊर्ध्वाधर सीधा होता है। तो ये है। उसके बाद तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर विभाज्य पूल राज्यों की हिस्सेदारी वर्तमान में कितनी है, 41% है। तो राज्य, केंद्र के पास 100 रुपए है, उसमें से 41% सभी राज्यों को बांट दिए जाएंगे। अब वो कैसे बांटे जाएंगे, कितना किसके पास जाएगा, इसका एक फॉर्मूला है। तो ये क्षैतिज हस्तांतरण आ गया। अब क्या आ गया, अब इन राज्यों के बीच 41 रुपए में से बटना है। 100 रुपए केंद्र के पास थे, बाकी इस केंद्र ने रख लिए 59, 51 राज्यों को दे दिए। 51 राज्यों में अब कैसे बटेंगे, वो 41 जो राज्यों के पास बटे बचे हैं वो कैसे बटेंगे। तो इसके लिए वित्त आयोग ने अपना एक निर्धारित कर रखा है मानक के। कौन से वित्त आयोग ने किया था, 15वां वित्त आयोग ने किया था। उन्होंने कहा देखो, जिन राज्यों की आय इनकम डिस्टेंस होगा उन्हें 45%, मतलब जो उनका तय होगा, मान लो किसी राज्य को 41 में से 5 रुपए मिलनी है, तो 41 में से 5 रुपए मिलने, किसी को 6 मिलेंगे, किसी को 7 मिलेंगे। उन अब 5 का कैसे परसेंटेज देखा जाएगा, मतलब कैसे निकालेंगे कि 5 रुपए ही मिलना है। तो उसमें से 45% देखा जाएगा। आय का अंतर तो उस राज्य में ज्यादा नहीं है, मतलब क्या है, गरीबी अमीरी ऐसी चीजें ज्यादा है, तो 45% उनकी आय डिस्टेंस देखा जाएगा कि नेशनल इनकम अगर ज्यादा चल रही है और उस आय गरीब राज्य गरीब है, जैसे कि इसमें फायदा कौन किसे होगा, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जिनमें आय के स्रोत कम है। तो जहाँ आय अंतर ज्यादा है उसका हिसाब लगाया जाएगा 45%। उसके बाद क्षेत्रफल जितना ज्यादा, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल का 15% होगा। मतलब क्षेत्रफल का 15% का मतलब क्या हुआ, एक बड़े राज्य को और एक छोटे राज्य को जो रुपए मिलने हैं, मान लो 10 रुपए, 15 ही रुपए हम ले लेते हैं, मान लो 15 रुपए रखे हैं क्षेत्रफल के अनुसार बंटने के लिए। एक राज्य के पास जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है उसे मान लो 1 रुपए का 1.5 रुपए मिल जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कम है उसे 1 रुपए मिलेगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर भी कैसा होगा, रुपए का बंटवारा होगा, मेन बात यह है। उसके बाद है जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा रहेगी उस राज्य को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, कम रहेगी उसे कम रहेगा। अब दक्षिण उत्तर विवाद यही है, उत्तर दक्षिण में दक्षिण वाले राज्य कह रहे हैं कि हमने जनसंख्या को क्या कर रखा है, नियंत्रण कर रखा है, ये अच्छी बात है।
पर जनसंख्या को हमने कम किया है, पर टैक्स तो हमें कम मिल रहा है इसके कारण, तो इससे बढ़िया जनसंख्या ज़्यादा होती तो ज़्यादा रुपए मिलता। तो ये भी एक विवाद है। अगला जो पॉइंट है वो है जनसांख्यिकी प्रदर्शन, जो जनसंख्या की जो प्रदर्शन किया, अच्छा किया है जिस मामले में, जो साउथ के राज्यों ने किया, पर उसके लिए रुपए मिलता है केवल 12.5%, 12.5। पर्यावरण के लिए अगर किसी राज्य ने अच्छा किया है तो 10% इंसेंटिव उसके लिए और मिलेगा। और राजकोषीय प्रयास अगर करें, मतलब टैक्स वगैरह बढ़ाने के, तो 2.5% मिलेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा वाले एक दो याद रख लेने और सबसे कम वाले याद रख लेने। जैसे अगर इनकम डिस्टेंस है, तो इनकम डिस्टेंस गरीब राज्यों में ही होगा, बिहार, छत्तीसगढ़, इनमें। तो इनकम डिस्टेंस अगर किसी राज्य में, तो उसको सबसे ज़्यादा रुपए मिलेंगे, 45%। मतलब उसको 45% हिस्सेदारी है वो किसके आय की है, उसका सबसे कम में राजकोषीय प्रयास वाला आ जाएगा। तो ये देखा, मतलब रुपए कैसे बढ़ता है उन 41 रुपए में से। अब हर राज्य को अगर 5 रुपए मिल रहे, किसी को 6 मिलेंगे, किसी को 2 मिलेंगे। अब इनका परसेंटेज के आधार पर तय कि इनमें से 1 रुपए किस आधार पर मिलेगा, 2 रुपए किस आधार पर मिलेंगे। तो उनका ये वाला था मामला। अब सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड, 275 में ये है कि सहायता अनुदान दिया। अनुदान का मतलब क्या हो, दान से लग रहा है ना, दान। तो अनुदान का मतलब है राज्य उनसे अलग दे देगा दान के रूप में, तो सहायता दे दी जाएगी। ग्रांट है इन एड, सहायता, ऐसे किसी राज्य में कोई समस्या आ गई, ऐसा अभी हमने देखा आपदा आ गई केरल में मान लो, तो 275 राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। ऋण, ऋण अनुच्छेद 292 है, केंद्र सरकार के पास देश के अंदर घरेलू स्रोतों से और बाहर से धन लेने की शक्ति है। हालांकि अनुच्छेद 293 राज्य सरकारें केवल घरेलू से ही ऋण ले सकती हैं। अब यही स्टेटमेंट ऐसे बना देते हैं पेपर में। तो मतलब क्या है कि अगर केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार अंदर से रुपए ले सकती है, मतलब देश के अंदर कहीं भी रुपए इकट्ठा कर सकती, बाहर से भी रुपए ले सकती, बाहर का मतलब विदेश से कर्जा ले सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पर 293 ये कह रहा है, 92 वाला क्या कह रहा था, और केंद्र का 293 राज्य के बारे में ये कह रहा है कि राज्य केवल घरेलू से ही रुपए ले सकते हैं। मतलब एक राज्य होगा वो केवल देश के अंदर रुपए एकत्र कर सकता है, देश के बाहर से ऋण नहीं ले सकता है। तो ये वाली एक बात हुई। साथ ही किसी राज्य पर केंद्र का ऋण बकाया है, तो अगर ऋण लेना भी होगा उसे ना, तो ऋण केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही लेगा। मतलब अगर किसी राज्य का ऋण केंद्र का ऋण बकाया, मतलब केंद्र ने ज्यादा दे दिया था, राज्य ने भी चुकाया नहीं, तो अगर वो लोन लेगा भी, चाहे कहीं से ले, राज्य के अंदर बाहर, तो भी उसे केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति चाहिए होगी। तो ये भी एक समस्या है। अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में, 280। अभी हमने एक भी आर्टिकल 280 वाला नहीं पढ़ा था। 275, 92, 93 ये सब पढ़े हमने। उसके बाद है 280 आर्टिकल, जो वित्त आयोग की बात करता है, जो बताता है रुपए देने चाहिए। जैसे अभी देखा 15 माह वित्त आयोग ने ही बताया था, 45%, 15%, 12%, ये सब चीजें। तो 280 संघ और राज्यों के बीच वितरण की बात करता है, और राष्ट्रपति इसके लिए हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है, हर साल मतलब हर 5 साल बाद। राज्यों की वित्तीय स्थिति, तो राज्य अपने राजस्व स्रोतों से अपने राजस्व का केवल 58% ही वित्त पोषित कर पाते। मतलब एक अनुमान जो स्रोत है उनके अनुसार है कि राजस्व व्यय का, जो हम राज्य व्यय करते हैं, उसका केवल वो 58% ही वित्त पोषित कर पाते हैं स्वयं से। और उसके बाद अब स्वयं से इतना कर पाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, केंद्र से लेंगे या फिर कहीं से लेंगे। तो 2023 में आंकड़ों के अनुसार राज्यों का ऋण जीडीपी 27% है। 27.5% बहुत ज्यादा हो गया। मतलब क्या हुआ, ऋण जीडीपी का, तो जीडीपी का मतलब एक राज्य की जीडीपी मान लो 100 रुपए है, तो 58% तो वो अपना कैसे कर ले रही है, अपना खर्चा कमाई से करेगी, उसके बाद उन्हें लोन लेना पड़ेगा, या वैसी चीजें लेनी पड़ेगी। तो 27% उसमें से वो हर बार डेप्ट में फंसते जा रहे हैं, मतलब ऋण हो गया है उनपे। तो जीडीपी ऋण में कितनी है, 27.5% है, उनपे ऋण रहता है जीडीपी का। तो जीडीपी का 27.5% राज्यों पर ऋण है, ये 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। अब राज्य सरकारों के आय के स्रोत क्या है, राज्य की बात कर रहे हैं। सबसे पहला है, राज्य का अपना कर राजस्व होता है, जैसे आयकर, राज्य का अपना कर राजस्व एक आयकर है। संपत्ति या पूंजीगत लेन देन पे, जैसे संपत्ति पे या कैपिटल पे राज्य को आय होते हैं। केंद्र सरकार से कर मिल जाता है, जैसे जीएसटी से, तो केंद्र सरकार अपना जीएसटी जो लेती है उसमें से राज्य को ट्रांसफर कर देती है। गैर कर राजस्व, ये तो कर राजस्व थे आय से और संपत्ति से, और उसके बाद जीएसटी से। अब गैर
आयकर राजस्व, तो पब्लिक सेक्टर वाले से लाभांश और प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रशासनिक सेवाओं पे शुल्क लगता है, ऐसे कोई काम करवाने जाते हैं, मान लो सूचना के अधिकार में सूचना लेने गए, 10 रुपए का लगा पर्ची, तो प्रशासनिक सेवा, कोई सेवा ली हमने, उसके लिए जो रुपए होते हैं शुल्क वगैरह जो लगते हैं छोटे मोटे, उन वो भी राज्य की क्या है, वो ही है राज्य का प्रॉफिट है। ऐसे ही पब्लिक सेक्टर में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो राज्य को केंद्र से अनुदान में भी मिल जाता है। जैसे अब आपदा आई, केरल का एग्जाम्पल ही लेंगे, आपदा आई, आपदा में अनुदान मिलेगा, वो चुकाना थोड़ी ना है, तो अनुदान मिलेगा। स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, अब के वित्त आयोग कहेगा कि पंचायतों को थोड़ा ज्यादा रुपए दिया जाए, तो केंद्र सरकार ज्यादा आवंटित करेगी थोड़ा, तो पंचायतों के लिए कभी कभी अनुदान आएगा। उसके बाद है राजस्व घाटा अनुदान, घाटा बढ़ रहा है तो केंद्र सरकार दे देगी, तो वो भी अनुदान मिल जाता है। तो कई बार केंद्र सरकार अनुदान दे देती है। अब गरीब देश है, गरीब राज्य है, तो उसे अनुदान दे दिया जाएगा। तो ये होगा। अब स्पेशल कैटेगरी वाला देखें, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब क्या हुआ, तो इसे भी एक स्टोरी से समझते हैं। एक स्कूल है, मान लो एक स्कूल है, स्कूल में कई बच्चे पढ़ते हैं, तो स्कूल में कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कई बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ इनमें से मान लो एक दो होशियार हैं, ये दोनों बच्चे कैसे हैं, बहुत होशियार हैं। बाकी बच्चे होशियार हैं, मजबूत भी है, सब चीज आर्थिक शारीरिक सब चीज से बेहतर। दूसरे दो बच्चे हैं, ये इकोनॉमिकल भी कमजोर हैं, शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं, और ये दूर दराज एरिया से आते हैं। कौन से दूर दराज एरिया से, गांव में पढ़ने आते हैं। अब ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों को विशेष सुविधा देनी चाहिए कि नहीं, तो सरकार क्या करेगी, इन्हें सुविधा देगी, विशेष सुविधा पढ़ाई के लिए। जैसे मान लो पढ़ाई के लिए क्या हुआ, उन्हें ज्यादा बेहतर पढ़ाई के लिए स्पेशल बना दिया जाएगा, तो स्कूल उन्हें बेहतर स्पेशल कैटेगरी में करेगा। स्पेशल कैटेगरी कैसे हो सकता है, उनकी फी कर दी जाएगी, माफ कर दी जाएगी, फीस माफ कर दी है, ज्यादा स्कॉलरशिप दे सकते हैं, तो स्कॉलरशिप ज़्यादा दे सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, अन्य सुविधाएं दे सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें सरकार मतलब स्कूल में हो सकती है। सेम चीज़ को अब अप्लाई कर देना है किस पे, राज्य पे। तो राज्य में क्या होगा कि जो स्टेट होंगे, कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ऐसे राज्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार विशेष आर्थिक और विकासात्मक लाभ देती है, विशेष इकोनॉमिकल प्रॉफिट देगी, और साथ साथ विकास के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी विशेष लाभ दिया जाएगा। जो सामाजिक, भौतिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल सारे क्षेत्रों में कमजोर जो क्षेत्र होंगे उनमें बढ़ने के लिए का फायदे आएगा। तो ये हमें एग्जाम्पल से समझ में आए, इन राज्यों का विकास तेज हो सके और ये अन्य राज्यों की बराबरी कर सके। अब भारत, उत्तर भारत में के राज्य ज्यादातर कैसे हैं, राज्य कमजोर हैं, तो उन्हें थोड़ा ज्यादा अनुदान दिया जाएगा, ताकि वो दक्षिण भारत के या उत्तर भारत के जो अच्छे राज्य हैं उनको क्या कर सके, उनकी बराबरी कर सके। तो ये हमने समझा। अब लाभ मिलते कैसे हैं, तो लाभ कैसे मिलता है इनको, स्पेशल कैटेगरी को, तो इन्हें 90%, जैसे मान लो केंद्र की योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में, तो केंद्र की कोई योजना केंद्र ने चलाई, अब नॉर्मल वो राज्यों को 60% देगा, तो जो स्पेशल कैटेगरी वाले होंगे उन्हें 90% केंद्र अपनी तरफ से रुपए दे देगा, और 10% केवल उस राज्य को देना होगा। तो हो गया उनका अनुदान ही है, एक तरीके से फायदा हो गया। तो केंद्र 90% तक दे देगा किसी स्पेशल कैटेगरी वालों को, और अन्य में कैसा देगा, या तो 60-40 दे रहा होगा, या 50-50 दे रहा होगा। तो इन राज्यों को काफी फायदा हो जाएगा। एक तो ये होगा, प्लस में टैक्स छूट दे देगा। सरकार क्या करेगी, सरकार कहेगी तुम्हारे यहाँ क्या है, बिजनेस अच्छा डेवलप नहीं है, बिजनेस को डेवलप करो, हम क्या करेंगे, टैक्स नहीं लेंगे चलो तुमसे 1-2 साल के लिए, तो टैक्स माफ कर देती है सरकार। दूसरा, सस्ती कर्ज दे देता, कर्ज सरकार जो देगी वो और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट से सस्ता कर्ज दिलवा देगी, तो एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक इनसे सस्ता कर्ज भी सुविधा दिलवा सकती है, केंद्र सरकार चाहे तो दिलवा सकती है। बुनियादी ढांचा, जैसे कि इसको सड़कें, बुनियादी ढांचा क्या है, सड़कें, स्कूल, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, बिजली, कुछ भी हो सकता है, तो बिजली जो बेसिक चीजें हैं उन्हें, सड़कें, स्कूल, बिजली, ये सब विकसित करने में ज्यादा फंड देगी केंद्र सरकार। तो इस ये होते हैं स्पेशल कैटेगरी राज्य। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो हमें पहले समझ लेना, तभी आर्टिकल पे हम आएंगे। तो स्पेशल कैटेगरी में क्या होता है, तो ये स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस है, ये आया कहाँ से था, विचार किसी के मन में तो आया होगा। तो असल में जो प्लानिंग कमीशन था अपना, तो प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग, तो योजना आयोग के दिमाग में एक बार बात आई, तो योजना आयोग ने सोचा क्यों ना कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दे दिया जाए। और इसे देखता कौन था उस टाइम, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल,
राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि अब दोनों खत्म हो चुका है ये। तो जो है योजना आयोग, तो देखा हमने उनने दिया। अब ये विशेषताएं क्या होना चाहिए, मतलब योजना आयोग ने क्या तय किया, उनने कहा देखो, या तो पहाड़ हो उस एरिया में, तभी तो पिछड़ा हो सकता, या पहाड़ हो, दुर्गम एरिया हो, वहाँ ना बिजनेस होता हो, ना कोई महत्वपूर्ण चीजें हो, तभी तो पिछड़ेगा। वो गए। कम जनसंख्या घनत्व, कम जनसंख्या घनत्व है, अगर जनसंख्या ही कम है तो उस क्षेत्र में जनसंख्या अगर घनत्व है तो वहाँ बिजनेस और ऐसी चीजें कैसी होंगी, थोड़ी कम हो गई जाएंगी। और मेन बात है उन्हें डेवलप करना है उस एरिया को। आर्थिक रूप से पिछड़े हो, आर्थिक रूप से पिछड़े कई कारण हो सकते हैं। एक तो नेचुरल कारण हो सकता है, मतलब उस एरिया में संसाधन नहीं हो, सूखा पड़ता हो, ये हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है आर्थिक में, कि विकास ना हो अभी, तो ये भी हो सकता है। और चौथा एक कारण है, वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हो। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हो, अब देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे किन किन राज्यों की लगी है। प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हो, तो जैसे उत्तराखंड वाला एरिया, प्राकृतिक आपदाओं के केरल वाला एरिया, मतलब ये है नहीं है केरल वाला एरिया, पर बात ये है कि केरल उत्तराखंड हम इनसे समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा राज्य हो ही उस लिस्ट में। तो ये है। अब ये सबसे पहले जो मिले थे वो 11 राज्यों को ऐसा दर्जा मिला था, इनमें ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे। नॉर्थ ईस्ट में कौन से, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश ऊपर की तरफ मिल जाएगा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड, ये सारे राज्य थे, इन्हें स्पेशल कैटेगरी मिला था 2014 में। सोचा गया 2014 में, मतलब 2015 में 14वां वित्त आयोग ने इसे हटाने की सिफारिश की थी, और कहा था स्पेशल पैकेज दे दिया करो, देखो एक बार में। तो उन्होंने कहा स्पेशल पैकेज दे दो ना राज्यों को, जरूरी क्या है उन्हें स्पेशल दर्जा दो, तो ज्यादा होगा। तो 2015 में 14वें वित्त आयोग ने ये वाली सिफारिश की थी। 2014 में अब क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था। तो तेलंगाना अलग होने के बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ये मामला उठा था कि स्पेशल का दर्जा दिया जाए, पर ऐसा केंद्र ने दिया नहीं था, मतलब आंध्र प्रदेश को ऐसा दर्जा। तो ये वाली भी बात हो रही है यहाँ पे। अब राज्य असमानता का आरोप लगाते हैं कि असमान व्यवहार होता है कुछ राज्यों के साथ। तो ये वाले उस केंद्र को क्या घाटा होता है कि उनका राजस्व घाटा भी तो बढ़ता है, केंद्र का घाटा बढ़ेगा। मेन बात है कमजोर राज्यों को सहायता देने की। अब इसे थोड़ा आर्टिकल समझेंगे तो हमें समझ में आएगा, स्पेशल कैटेगरी हमें समझ में आया कैसे आया, योजना आयोग के द्वारा आया। क्यों आया, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हो, आपदा वाला क्षेत्र हो, गरीब देश हो, पिछड़ा हो, पहाड़ी वाला एरिया हो, उन्हें दे दिया जाएगा। राज्य क्यों, जो राज्य हैं अब कौन से, बिहार और आंध्र प्रदेश ने मांग उठाई है। तो बिहार और आंध्र प्रदेश अभी विशेष राज्य का मांग उठाई, हमने बात करी थी 14 में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग अलग हुए थे, तो आंध्र प्रदेश ने काफी मांग रखी थी कि उन्हें विशेष दे दिया जाए दर्जा, पर दिया नहीं। बिहार कहता है हम गरीब हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगा रहे हैं, तो हमें भी दे दो। तो ये वाला है। तो अब देखते हैं, गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों हेतु किए जाने वाला ये एक तरीके का वर्गीकरण है। तो केंद्र सरकार राज्यों का वर्गीकरण ही तो कर रही है, कुछ को विशेष कुछ को अलग करने। और कैसे है ये हमने देख लिया, भौगोलिक सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हो। 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर स्पेशल किया गया था। ये वित्त आयोग से पहले योजना आयोग ने बात कही थी। तो 69 से ये स्टार्ट किया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी। 69 में शुरुआत में कितने, पहला जो राज्य था, अगर पहला ही पूछ लेगा तो जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, जैसे हमने देखा भी था, अभी नॉर्थ ईस्ट के सारे हैं राज्य इसी में। तो पहला था जम्मू कश्मीर, असम और फिर नागालैंड आ जाता है। 11 राज्य का फिर अभी हमने देखा 11 राज्य को दिया गया है। असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश इधर का है, बाकी मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इधर फिर उत्तराखंड आ जाएगा। चूंकि तेलंगाना भी नया बना था 2014 में, तो तेलंगाना को भी दे दिया गया है। तो ये वाली बात हुई। अब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है को गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के आधार पर अनुदान दिया जाता है। तो कौन सा, गाडगिल, जो अपने थे गाडगिल और मुखर्जी फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। संविधान किसी भी राज्य को वर्गीकृत नहीं कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं है हर राज्य को ऐसा देगा। संविधान में कुछ विशेष प्रावधान है, जैसे 371 का ए, 371 हो जाता है, जम्मू वाला था 371 का ए, और एक एच जे, इनमें किए गए हैं कुछ प्रावधान। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार उन्होंने कहा ये मजा नहीं आ रहा है, इसे नहीं देना चाहिए। इसके बाद किसी भी नए राज्य को तब से नहीं दिया गया है। तो ये भी है। अब क्या हुआ है, पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के जो वित्त पोषण वाला पैटर्न है, तो मुख्यमंत्री के उप समूहों की सिफारिश के आधार पर, ना कि मतलब ये क्या है कि मुख्यमंत्री को के उप समूहों की सिफारिशों पर आधारित है, ना कि किसके, मतलब जो पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों को वर्तमान में थोड़ा वित्त पोषण विशेष दिया जाता है। ये मुख्यमंत्रियों की वजह से, मतलब उनका उप समूह बना दिए गए, चूंकि वो विशेष हैं, मतलब हिमालय है, पूर्वोत्तर है, तो विशेष, ना कि उन्हें स्पेशल इकोनॉमी,
स्पेशल जो है स्टेटस का दर्जा दिया गया है। तो ये है। मतलब कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल थोड़ा रुपए दे दिया जाता है, पहाड़ी एरिया है या कुछ है, पर ऐसा नहीं हो कि दर्जे में ही है। अब दर्जा प्राप्त करने के मानदंड हमने देख चुके हैं। पहाड़ी एरिया हो, जनसंख्या कम हो, पड़ोसी सीमा लगती हो देश से, पिछड़ापन हो और उनके पास क्या हो, वित्त के उनके पास मतलब नेचर ना हो कि वो ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये है। तो पहाड़ी, जनसंख्या, पड़ोसी, ये सब हो गए। विशेष पैकेज, बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज की मांग करी गई है। और ये है भौगोलिक सामाजिक। अब ये इनने क्यों कहा है हमें विशेष पैकेज ही दे दो, क्योंकि भौगोलिक सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे, तो ज़्यादा दे दो। तो ये हो गया। उसके बाद है 282 आर्टिकल के तहत अतिरिक्त अनुदान के रूप में। अब जो विशेष वाला है वो क्या है, 282 आर्टिकल है, उसके तहत अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है जो विशेष वाला। यह अनुदान विविध वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत है। मतलब मेन बात है 282 के अंतर्गत एक अतिरिक्त अनुदान है जिसमें विशेष पैकेज की बात है, तो विशेष पैकेज वाला। और विशेष पैकेज विवेकाधीन है, केंद्र देना चाहे तो देगी वरना नहीं देगी। उसके बाद आ जाए छठी अनुसूची पे। छठी अनुसूची में तो इसे भी समझते हैं आसान पे। सबसे पहले ये एक तरीके से क्या है, बुलेट प्रूफ कवच है। तो बुलेट प्रूफ ये कवच है किसका, जनजातियों का। तो जनजातियों के लिए बुलेट प्रूफ है सिक्स शेड्यूल। तो सिक्स शेड्यूल कैसे है ये अब देख जानते हैं। तो सोचो कि एक गांव है, एक गांव में कई सारे क्या रहते हैं, जनजाति। एक छोटा सा गांव है और इस गांव में बहुत सारे घर हैं और यहाँ पे उनकी एक विशेष भाषा, लिपि, रीति, सारी परंपराएं, मतलब उनका कल्चर अलग है। लेकिन एक दिन बाहरी लोग यहाँ पे आते हैं। कौन से बाहरी लोग आते हैं और उनकी जमीन जंगल सब पे कब्जा कर लेते, उनकी परंपराओं को बदल देते। तब सरकार कहेगी रोको भाई, इनकी क्या है संस्कृति और अधिकारों की रक्षा, खास कानून बनाएगी सरकार इनके लिए। तो यही है छठी अनुसूची। सरकार रोक देगी कि ऐसा नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, छठी अनुसूची हो गई। तो छठी अनुसूची क्या कहती है कि छठी अनुसूची आदिवासी जो लोग हैं, भारत के जनजाति के आदिवासी लोग, उनके लिए बनाई गई है। स्पेशली कौन से, पूर्वोत्तर के हैं। तो पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्र है उनके लिए। उद्देश्य क्या है, संस्कृति, परंपरा, जमीन, प्रशासन, इन सब पर सुरक्षा करना है। अब छठी अनुसूची के तहत एक काम करता है एडीसी। एडीसी क्या है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हिंदी में मतलब स्वायत्त स्वायत्त जिला परिषद। स्वायत्त जिला परिषद होती है, इन्हें बनाया जाता है। और इन्हें ही जन ये मतलब जो स्वायत्त जिला परिषद होती है उन्हीं लोगों से मिलकर बनती है। तो यही जो उस क्षेत्र का प्रशासन चलाते हैं। तो ये हमने समझा। अब छठी अनुसूची अभी कितने में है, तो 4 राज्यों में है छठी अनुसूची में। नंबर 6 छठी का, पर राज्य हैं 4 इसमें। 4 कौन से राज्य हैं, इन्हें याद कर सकते हैं, एम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये हमने देखा। तो लद्दाख अब काफी समय से बात कर रहा है। लद्दाख में भी जैसे उनने जो जो वहाँ के लोग हैं उनने क्या किया, अनशन वगैरह भी की, यात्रा भी की थी दिल्ली तक। तो लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं ये भी एक विशेष दर्जा इन्हें दे दिया जाना चाहिए। तो ये है। अब यहाँ पे छठी अनुसूची के बारे में अब देख लें आर्टिकल वगैरह। तो 244 आर्टिकल विशेष प्रावधान करता है। तो 244 आर्टिकल में पंचायत के बाद है 243 पंचायत का, उसके बाद विशेष राज्य के बारे में छठी अनुसूची का। तो 244 का 2 कहता है कि छठी अनुसूची बोरदोलोई समिति की सिफारिश के बाद मतलब संविधान में शामिल करी गई थी। तो 244 आर्टिकल पहले से था और 244 में 2 जोड़ा गया और बोरदोलोई एक समिति थी, उसकी सिफारिश के बाद ये छठी अनुसूची में की जो थी वो संविधान में शामिल करी गई थी। अब यह अनुसूची मतलब संविधान बना था तब तो छठी अनुसूची थी ऐसा तो है नहीं, था ही नहीं। पर समिति जो थी बोरदोलोई समिति की सिफारिश पर इसे अधिकार दिए। यह अनुसूची इसमें शामिल राज्यों को राज्यों के राज्यपालों को अपने स्वायत्त, जो अभी बताया एडीसी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें जो होती हैं एआरसी, ये परिषदें होती हैं स्वायत्त प्रादेशिक, इनके गठन का अधिकार देती है किसे, राज्यपाल को। तो अब सोचो राष्ट्रपति हर राज्य में ये चारों में जाएगा और फिर एडीसी का गठन करवाएगा, एआरसी गठन कराएगा, ऐसा तो ज्यादा मुमकिन नहीं है। तो राज्यपाल जाएगा, मतलब राज्यपाल वहां नियुक्ति होगा। राज्यपाल एडीसी और जो एआरसी होगा उनकी नियुक्ति का अधिकार देगा। काम क्या है इनका, उस क्षेत्र का क्रियान्वयन करना। अब एडीसी की संरचना क्या होगी, तो एडीसी में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं, जिनमें इनमें 4 कौन से होंगे, राज्यपाल द्वारा नामित होंगे। शेष जो 26 बचे ना, वो उसी क्षेत्र से वो खुद से चुने जाएंगे। तो 4 राज्यपाल नियुक्त कर देगा, शेष चुने जाते हैं वहीं के। अब वर्तमान में 4 राज्यों में 10 ऐसी एडीसी हैं। सोचो मतलब 4 राज्य हैं, 4 राज्यों में क्षेत्र अलग अलग है, तो हर अलग क्षेत्र के लिए अलग होता है। तो ऐसी 4 राज्यों में 10 एडीसी हैं।
तो ये अब एआरसी देखते हैं क्या है। तो एआरसी क्या है, स्वायत्त प्रादेशिक परिषद। तो इसमें क्या है, यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जनजातियां जनजाति, एक जिला है अलग अलग जनजातियां, ऐसा हो सकता है ना एक जिले में कई कई जनजातियों, तो राज्यपाल उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। राज्यपाल कहेगा भाई देखो, ये जिला है, अगर तुम लोग यहाँ पे जाते हो तो ये तुम्हारा स्वायत्त क्षेत्र है, ये इनका स्वायत्त क्षेत्र है, तो ये कर सकता है। एआरसी के तहत स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें हैं, तो ये अपने प्रदेश को ही देखेंगी। ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस रिलीजियस रीजनल काउंसिल हैं, तो रीजनल काउंसिल ही है, तो ये देखेंगे। उसके बाद अब एडीसी अभी हमने देख लिया, एडीसी उसको चलाएगा जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 4 राज्यपाल और 26 नॉर्मल वाले। एआरसी क्या हुआ, एक विशेष राज्य बना दिया जाएगा, राज्य का मतलब हिस्सा है, एक जिले का हिस्सा। अब इन दोनों के पास ही क्या हुआ, विशेष वन, अगर उनके एरिया में जो वन होंगे, वन का प्रबंधन, कृषि, विरासत, विवाह, रीति रिवाज, सारे कानून उनके पास होते हैं, क्योंकि जनजातियां हैं। अब यहाँ नॉर्मल विवाह के कानून तो लागू करवा नहीं सकते कि हम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवा दें, तो इनके लिए विशेष होते हैं। उनके पास भू राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, सारी चीजें उनके पास होती हैं, खनिज वगैरह के निष्कर्षण से संबंधित रॉयल्टी वगैरह के अधिकार होते हैं। अब अगर पढ़ा होगा आज तक, तो हम जानते हैं एक पांचवी अनुसूची होती है, छठी अनुसूची होती है, और दोनों जनजाति क्षेत्र से भी संबंधित है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो पांचवी और छठी अनुसूची में जो मेन अंतर है, वो अंतर है इनके एरिया को लेकर भी और उनके राज्यों के गठन को भी लेकर। तो मतलब क्या हुआ इसका, तो मतलब ये हुआ कि जो पांचवी अनुसूची में है वो वर्तमान में 10 राज्य हैं, 10 राज्य, और 10 राज्य कौन से हैं, इधर वाले, ये बीच का पूरा एरिया जो है वो 10 राज्य हैं, जो अभी हम देखेंगे। तो जो पांचवी अनुसूची है उसमें कितने, 10 राज्य हैं वर्तमान में, तो 5 का 10 है मल्टीपल में, तो 5 का 10 है। और यहाँ पे प्रशासन जो होता है, जनजाति सलाहकार परिषद इंपोर्टेंट है, ट्राइबल एडवाइजरी है, केवल सलाह देगा, मतलब इनके पास छठी अनुसूची के पास जो अधिकार होंगे वो ज्यादा होंगे, पांचवी अनुसूची के क्षेत्र के पास अधिकार थोड़े कम होंगे, क्योंकि ये किसी राज्य में कुछ जनजाति क्षेत्र पर लागू होता है। मान लेते हैं उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश तो काफी बड़ा है, अब उत्तर प्रदेश के किसी एरिया, मान लो इस एरिया में सोनभद्र के एरिया में कोई जनजाति रहती है, अब जनजाति वाला एरिया है, यहाँ पे हम पांचवी अनुसूची के तहत कह सकते हैं कि सोनभद्र पांचवी अनुसूची के तहत एक ट्राइबल काउंसिल का गठन होगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन होगा, और ये अलग से काम करेगा यहाँ पर छठी अनुसूची में पूरा पूरा राज्य ही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो अब अंतर समझ में आया होगा ये, तो ये है। तो इसमें क्या है, राज्य का कुछ हिस्सा शामिल हो सकता है, कुछ जनजाति क्षेत्र अगर है, तो एडवाइजरी और ट्रिब्यूनल, इसमें काउंसिल होती है, तो एडवाइस केवल करती है, तो ज्यादा इनके पास नहीं। इधर एडीसी एआरसी हमने देख ही लिया था। अब प्रशासन जो होता है, प्रशासनिक शक्ति, तो राज्यों के विधानमंडल, जो राज्यों की विधानसभा का गठन होने के कारण इनके पास शक्तियां कैसी होंगी, सीमित होगी, क्योंकि इन राज्यों में विधानसभा होती है, तो वो उनके पास शक्तियां कैसी होंगी, सीमित होंगी, कुछ ही शक्तियां देंगी। यहाँ पैसा अधिनियम लागू होता है, तो पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि पंचायतों 1996 में क्या हुआ, जब पूरे देश में पंचायत लागू हो रहा था, मतलब 93 से ही हो गया था, तब वो वाला पंचायत अधिनियम जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए पैसा अधिनियम यहाँ पे लागू किया गया जहाँ जनजातियां रहती हैं, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। यहाँ पे पर पैसा लागू नहीं होगा, क्यों नहीं लागू होगा पैसा, क्योंकि इन एरिया का तो स्वतंत्र खुद से ही एडीसी एआरसी काम कर ही रही है ना, तो इन्हें पंचायत विशेष की क्या जरूरत है, तो इनके लिए खुद ही है, और इनके पास शक्तियां भी कैसी होती हैं, ज्यादा होती हैं। तो ये हमने देखा। अब अपना जैसे एमपी वगैरह हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हो, ये पूरे एरिया, हिमाचल वगैरह, ये सब किस में आते हैं, केरल छोड़ के इधर वाले एरिया सारे इसमें 10 राज्यों में शामिल हो जाते हैं। अब नए राज्यों का देखें, तो अगर नए राज्यों का हम देखते हैं, तो नए राज्यों का गठन, तो नए राज्यों के गठन के बारे में तो हम जानते ही हैं, कोई सा अगर राज्य है उसे आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन्हें पहले समझते हैं। आर्टिकल 2 ये कहता है अंतरराष्ट्रीय अगर कोई क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय कोई मतलब विदेशी कोई राज्य है, जैसे हमने, जैसे मान लो कल को हमने पाकिस्तान पे कब अटैक किया और पाकिस्तान को हमने कब्जा लिया, तो ये विदेशी भारत में जुड़ जाएगा, ये आर्टिकल 2 के तहत जुड़ेगा, और वहाँ के नागरिक भारतीय नागरिक बन जाएंगे। पर अगर हम अंदर भारत के किसी राज्य को अगर चेंज कर रहे हैं, उनकी सीमा, नाम, क्षेत्र, तो ये आर्टिकल 3 में आ जाएगा, तो ये याद रखना। तो तेलंगाना के गठन के 10 साल हो चुके हैं, इस वजह से ये नए राज्य के गठन का आर्टिकल अभी चर्चा में चल रहा है। तो अनुच्छेद 3 जैसा कि हमने समझा, तो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम, इन सब में बदलाव, जैसे उड़ीसा का नाम पहले उड़ीसा, उड़ीसा, उड़िया और उड़ीसा, ये नाम चेंज होते रहते हैं, तो ये
है, तो ये नाम होते रहेंगे। उसके बाद शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास शक्ति होगी, और 2 या 2 से अधिक राज्य को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है या नए राज्य बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश, नए राज्य के गठन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जो कंफ्यूज हो सकते हैं कि राष्ट्रपति की सिफारिश, तो विधेयक जो होगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में लाया जाएगा। अब चूंकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से लाएगा तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राज्य विधानमंडल से परामर्श, केवल परामर्श है, किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राज्य विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल को भेजा जाएगा, और उसकी सीमा में, कि उसकी भाई देखो सीमा ईमा में परिवर्तन हो रहा है, तो ये वाली चीज है। संसद इसे साधारण से पारित कर देगी, और साधारण विधेयक जो संसद में साधारण बहुमत यानी उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत, जितने उपस्थित है मत देने का साधारण बहुमत होता है आधा वाला, तो उतने होने चाहिए। जिलों का गठन और राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के पास राज्यों के नए जिले बनाने, किसके पास? राज्य सरकार के पास क्या है? नए जिले बनाने का, उनमें चेंज करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। और विधानमंडल उसे कानून पारित करे, पर अगर राज्य में कुछ हो रहा है तो कैसा होगा? संसद के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है संसद, और संसद कैसे? साधारण बहुमत से। चूंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आ रहा है, तो अगर राज्य केंद्र चाहेगा तो केंद्र कर देगा इसमें। अब राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ जो केस आए थे, जैसे बेरुआकी केस, तो बेरुआरी केस जो आया था 1960 में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद भारत के किसी भी के अन्य देश को सौंप सकते, भारतीय क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंप सके। तो ये कहा गया था, मतलब बेरुगाली में क्या था, पाकिस्तान के साथ जो हमारा विवाद चल रहा था उस टाइम 1907, बांग्लादेश तो बना नहीं था, तो हमने कुछ एरिया पाकिस्तान को दिया था, कुछ बदला हुआ था, तो उसी टाइम ये केस आया था। तो उसमें कहा था संसद चाहे तो राज्य के किसी भी एरिया में चेंज कर सकती है, जैसा कि हमने देखा सामान्य से, पर ऐसा नहीं है कि विदेश को सौंप सकते हैं ऐसे ही। तो ऐसा है, किसी राज्य क्षेत्र, अब किसी भारतीय क्षेत्र के संविधान 368 के तहत संविधान संशोधन करके ही दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। तो बेरुबाकी के तहत हमने पाकिस्तान को एरिया सौंपा था उस टाइम थोड़ा, तो इसमें क्या है 368 के तहत अगर संविधान संशोधन करना हो, साधारण के तहत हम केवल उसकी सीमा नाम इनमें चेंज कर सकते हैं, पर विशेष से पारित करेंगे तो दूसरे देश को हम सौंप सकते हैं, जैसा कि अभी भी हुआ था। जो हमारा बांग्लादेश को अभी हमने कुछ साल पहले सौंपा था कुछ एरिया, और बांग्लादेश के कुछ गांव हमने रखे थे, बांग्लादेश को कुछ गांव हमने दे दिए थे। तो इसी के तहत 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था, जब हमने क्या दिया था, पाकिस्तान को, जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तान को सौंप दिया था कुछ क्षेत्र 9वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये, अब राज्य के पुनर्गठन से संबंधित कुछ समितियां जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं उन्हें देखते हैं। पहला है धरा आयोग। तो धरा आयोग 1948 में आया था, देश आजाद हुआ 47 में, 48 में धरा आयोग आया। आयोग ने भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा पे कहा कि देश का राज्यों का गठन होना चाहिए। तो धरा आयोग ने कहा कि देखो, अगर भाषाई आधार पर करेंगे तो भारत में अनगिनत भाषाएं हैं, मतलब 22 तो ऑफिशियल ये इसी आधार पर हो जाएंगे, फिर कई और बनते रहती हैं। तो इस आधार पर अगर करेंगे तो राज्यों का पुनर्गठन थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो राज्यों का ऐसा नहीं करना चाहिए भाषा। फिर बनी जेबीपी, क्योंकि इसका विरोध हुआ तो जेबीपी भी बनी, जवाहरलाल नेहरू पट्टाभी और वल्लभ भाई पटेल। तो जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के समिति के सदस्य थे, और उन्हीं के नाम से इस समिति का नाम जेबीपी पड़ा। इस समिति ने भाषाई आधार पर फिर मांग को खारिज कर दिया, तो धरा आयोग ने भी मना कर दिया और इनने भी। इनका कहना था प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। फिर आया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने कहा देश की एकता अखंडता होनी चाहिए, मेन ये है, संस्कृत भाषाई और संस्कृति को महत्व देना चाहिए। मेन बात है कि सबने क्या किया था, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मना किया था। तो ये वाली बात इनने भी कहा, सांस्कृतिक एकता अखंडता ये देखनी चाहिए। फिर फजल अली आयोग के बाद से क्या हुआ 1956 में, हालांकि 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था भाषाई आधार पर वो प्रशासनिक से ज्यादा कैसा था, उस टाइम माहौल था 53 में, तो उस वजह से वो बन गया था, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। पोटी श्री रामुलू की। तो फजल अली आयोग के समय 14 राज्य, 1956 में भारत में कितने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 14 राज्यों 6, और जब देश आजाद हुआ तब 14 ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो भाषाएं 22 हैं अभी, वो 14 ही थी। तो 14 राज्य थे फजल अली आयोग के समय 1956 में, 6 केंद्र शासित, मतलब टोटल कितने राज्य थे, 20। कौन सा संविधान संशोधन था फजल अली के द्वारा जब राज्यों का गठन किया गया था, तो 7वां संविधान संशोधन था ये, जब ये राज्यों का गठन किया गया था। तो हमारा
चौथा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं पांचवा चैप्टर जो है जुडिशरी को लेकर। तो पहला आर्टिकल है न्यायिक जो है वैकल्पिक विवाद समाधान। अब वैकल्पिक विवाद समाधान को समझते हैं, तो एक हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि वैकल्पिक विवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अदालतों से बाहरी मामलों को सुलझाने के लिए क्या है, अगर इसे समझें तो वैकल्पिक वाला कि अब एक अदालत है, अब हर बार व्यक्ति अदालत में तो जाएगा नहीं, अदालत में तो वैकल्पिक विवाद समाधान है ये। वैकल्पिक विवाद समाधान का मतलब क्या हुआ इसका, वैकल्पिक कि कोर्ट में जाए बिना कोर्ट के मामलों को तेजी से सुलझा दिया जाए। मतलब अगर कोर्ट में नॉर्मल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं किसी मामले को लेकर, तो एक तो तरीका महंगा होगा और महंगे के साथ ज्यादा समय लगेगा। पर एडीआर एक विकल्प उपलब्ध कराता है कि न्यायालय की औपचारिक जो विवाद निवारण प्रक्रिया है उसके बाहर ही रहकर हम सामान्य शांतिपूर्ण और आपसी सहमति से, मेन बात क्या है एडीआर में, आपसी सहमति से, तो सहमति से हम क्या करेंगे, न्याय का जो मतलब विवाद है उनका समाधान करेंगे। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो अपने भारत में पहले से ही ऐसा कुछ चल मतलब है ही है, जैसे नालसा चलता है, जो लोग न्याय हासिल नहीं कर पाते तो विधिक सेवा प्राधिकरण है, मुफ्त न्याय देता है, तो नालसा ऐसा ही है। उसके बाद है एमसीपीसी है, इसमें क्या है मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के रूप में विकसित किया गया है इसे, किसे एडीआर को है नालसा और इनकी सुलह वाली इनको ने संयुक्त रूप से इन दोनों ने विकसित किया है अगर पूछा जाए तो जो एमसीपीसीएम मध्यस्थता सुलह परियोजना समिति का गठन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसे गठित का उद्देश्य था मध्यस्थता और सुलह के प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन की निगरानी करना। मतलब मध्यस्थता भी हो जाए और सुलह भी होगा, इसका क्या है प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन का समाधान हो जाए, तो ये वाली चीज हुई। अब ऐसा समझते हैं इसे और अच्छे से, मान लो राम और श्याम में जमीन का विवाद हो जाए, और राम और श्याम में जमीन का विवाद हो जाए। अब राम कहता है उसकी जमीन है, श्याम दावा करता है उसकी है। अब दोनों के नाम है ही है। अब मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में क्या चलेगा, सालों तक चलेगा और समय भी दोनों का बर्बाद होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। लेकिन अब आएगा एडीआर, एडीआर क्या कहेगा, हम मध्यस्थता करा देते हैं आपकी जल्दी जल्दी, तो ये काम करता है एडीआर। हालांकि ये सरकार के अंडर में ही है, पर ये क्या करते हैं विकल्प दे देते हैं कि लंबी प्रोसेस में मत फंसो जल्दी। तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया कि मध्यस्थता और सुलह के लिए तरीका लेके आए। तो इसमें क्या होगा, कानूनी पेशेवर होंगे वो मध्यस्थता से, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण इसी बात का मिला होगा, और वो समाधान कर देंगे जल्दी से। तो ये हुआ। अब एडीआर के बारे में देखें तो एडीआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो न्यायालय के बाहर, जैसा कि अभी मैंने बताया, न्यायालय के बाहर समाधान कर देगा और निपटान कर दिया जाएगा। मतलब सुलह है, जैसे दो लोगों में लड़ाई हो जाए, हमने कहा बैठो बीच में और आराम से उन्हें दोनों को समझा दिया जाएगा और ये समाधान हो जाएगा। जिसके हिस्से जितना पड़ रहा होगा इससे दोनों में हम बांट देंगे, तो ये वाली चीज। तो लगभग ऐसा ही है। इसके तहत सभी प्रकार के मुद्दे आ सकते हैं, जैसे सिविल हो, अब आपराधिक तो नहीं आएंगे, नॉर्मल सी बात है, अपराध करने वाले सिविल आएंगे, वाणिज्यिक आएंगे, औद्योगिक आएंगे। जैसे दो कंपनियों का विवाद हो गया, मान लो दो कंपनियों ने उन्हें कोई टेंडर दिया था, पूरा नहीं हुआ, दोनों को घाटा हुआ, तो ऐसा कुछ। तो अब ये विवाद अगर जाएगा तो इन दोनों के फिर से खर्च रुपए होंगे और सालों लग जाएंगे, तो ये जा सकते हैं। वाणिज्य कोई कंपनी हो सकता है, सिविल नॉर्मल मामले हो सकते हैं। तो विवादों के समाधान के लिए निष्पक्ष थर्ड पार्टी को शामिल किया था, क्योंकि तीसरी पार्टी को ही तो मध्यस्थ उनके बीच में रखा जाएगा। तो वही है ये वाला फ्रेम। अब भारत में फ्रेमवर्क इसके लिए क्या है, तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है 1996 का, और इसी के तहत वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए आर्बिट्रेशन पर लागू होता है। मतलब यही जो 1996 का है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अधिनियम, यही लागू होता है विवादों के समाधान के लिए। इसमें कई बार संशोधन हो ही चुका है। मेन बात है कि अभी लास्ट में 2021 में हुआ था। तो बिना शर्त रोक लगाने की अनुमति देता है, ये कहता है निर्णयों को लागू करने पर बिना शर्त रोक लगाने की अनुमति देता है। मतलब क्या होगा कि जैसे आर्बिट्रेशन समझौता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के माध्यम से कुछ दिए गए थे तो उन पर रोक लगा दी थी, तो इस वजह से ये विवाद में रहा था। मतलब निर्णय गलत भी तो हो सकते, तो यही है। तो इस वाले एरिया मतलब ये वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा पॉइंट ये दोनों। तो ये भारतीय आर्बिट्रेशन जो परिषद है, अगर याद रखना हो तो भारतीय आर्बिट्रेशन परिषद है, सोसाइटी एक्ट जो था 1860 का, तो उस समय का, तो उसमें के तहत पंजीकृत होते हैं ये आर्बिट्रेशन परिषद वगैरह। तो ये विश्व में भी कई सारे ऐसे चल रहे हैं, पर विश्व से हमें ज्यादा समझना नहीं। हालांकि इंटरनेशनल स्तर पे ही ये ज्यादा अच्छे चलते हैं। मान लो फेसबुक ट्विटर में लड़ाई हो जाए, अब नॉर्मल कोर्ट में लंबा समय लगेगा, तो ये बीच में आर्बिट्रेशन करवा देंगे। तो ये तो 1923 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का गठन हुआ था, ऐसा हुआ। अब मेन है ये वाली चीज, एडीआर के प्रकार जो पेपर में आ सकते
सकता है अपने में। तो एडीआर के प्रकार देखें, सबसे पहला है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या हुआ, इन्हें हम सबको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं राम और श्याम ने किसी तीसरे व्यक्ति को चुन लिया। अभी हमने देखा था राम और श्याम के बीच विवाद हुआ, राम ने और श्याम ने एक व्यक्ति को बुलाया, ठीक, राम ने श्याम ने एक व्यक्ति को बुलाया और तीसरे व्यक्ति को चुना। जैसे हो सकता है ये मुखिया हो, मान लो कोई गांव का मुखिया, कोई जमीन का ही विवाद तो था, जमीन का गांव में मुखिया, और वह उसे अधिकार दिया कि वो फैसला करे। अब ये व्यक्ति फैसला कर रहा है कि देखो राम को भाई इतना मिलेगा हिस्सा और श्याम को इतना मिलेगा, मतलब खेत का मान लो हिस्सा कम ज्यादा करना है तो ये तय कर देगा। इसे ही क्या कह देंगे, मध्यस्थता कर दी है। तो मध्यस्थता मतलब बांट दिया, वो बंदर बांट वाला सुना होगा ना एग्जाम्पल, तो बिल्ली बंदर वाला, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है मध्यस्थता में, कि मध्यस्थता में एक व्यक्ति आएगा, वो कहेगा ठीक है राम के पास इतना रहेगा, श्याम के पास इतना रहेगा, और ये हो गया खत्म, ये हो गई मध्यस्थता। समझ में आया होगा। इसके तहत साक्ष्य प्रस्तुति के बाद एक तटस्थ व्यक्ति, दोनों साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और तटस्थ व्यक्ति निर्णय देगा। जैसे हम सुनते हैं ना पंचायत वाला, जो पंचायत होती है, तो उसमें ही निर्णय, इसमें क्या है, दोनों साक्ष्य देंगे फिर निर्णय कर दिया जाएगा। सबसे आसान है यही। फिर है उसके बाद मीडिएशन। अब नाम से तो सभी एक जैसे लगते हैं, मध्यस्थता मीडिएशन में कोई अंतर नहीं, पर थोड़ा सा अंतर होता है। कि मान लो कि अगर वो मुखिया था, वो मुखिया ने दोनों की बातें सुनी और दोनों ने उनकी बातों को मान लिया, तो क्या हो जाएगी, उसे कहा जाएगा मीडिएशन, सुलह। नहीं, मीडिएशन में क्या होगा जी, सुलह तो ये रहा, सुलह में क्या होगा, दोनों बातें मान गई। जो मीडिएशन हुआ अगर उसमें मान लिया, क्रम से याद रखना, मीडिएशन की बात क्या है, सुलह। तो सुलह में क्या होगा, हम वो बात मान जाएंगे, तो ये हो जाएगी सुलह। दोनों मुखिया ने जो बात कही थी वो दोनों पक्ष मान लेंगे, तो उसे हो जाएगा सुलह। अब आ जाते हैं कॉन्सिलेशन के बाद मीडिएशन पे। मीडिएशन होता है मध्यस्थता। मध्यस्थता का क्या मतलब होता है, अगर वकील या काउंसलर राम श्याम के बीच समझौता करवाने की कोशिश की है तो ये मध्यस्थता होगी। कोशिश करी है, अभी इधर मध्य, इधर निर्णय दे दिया, इधर मान भी लिया, इनका हो गया। मीडिएशन में क्या, अभी कोशिश करी है किसने, वकील और काउंसलर ने, दोनों ने समझौता करवाने की कोशिश करी है, मध्यस्थता में हुआ नहीं है कुछ भी। तो यही है, तो एक बहुत ही लचीली प्रक्रिया, इसे विवाद के दौरान किसी भी समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा, मतलब कोई विवाद हो तो बुला लिया किसी को, कहा देखो कि ये वाली बात है, और ये दोनों अपना विकल्प रखेंगे। अभी एक्सेप्ट करें ना करें वो एक अलग सी बात होगी। तो ये वाला आप समझ में आए होंगे। मध्यस्थता क्या है, राम और श्याम ने पंच को बुलाया, पंच ने कह दिया ठीक है ये वाली बात है, राम श्याम ने बात मान ली, सुलह हो गई। इनमें अभी बात मानी नहीं है, बात निर्णय तो दे दिया है, मतलब इनने जो कोई वकील वगैरह किया, काउंसलर किया, या कोई भी व्यक्ति हमने बुलाया पंच वाले को, तो ये अब समझौता नेगोशिएशन वाला और सहयोगी कानून, ये दोनों आसानी। नेगोशिएशन क्या होता है, दो पक्ष हैं उनके बीच में बातचीत चल रही, नहीं इतना चाहिए इतना चाहिए, तो ये सब क्या होता है, समझौता वार्ता होता है, तो वार्ता ही है। तो वार्ता क्या होता है कि वो आपस में ही वार्ता कर रहे हैं, इसमें तृतीय पक्ष शामिल नहीं होता है, तटस्थ। इसमें क्या होगा, पारंपरिक रूप से पक्षकार और उनके वकील के बीच में प्रत्यक्ष आधार पर वार्ता, मतलब एक व्यक्ति होगा, उसके पास दूसरे व्यक्ति का वकील जाएगा, दोनों बातें करेंगे, और उसके बाद अगर निकल पाएगा तो नेगोशिएशन होगा, कम ज्यादा का तो हो जाएगा। सहयोगी कानून का मतलब क्या होगा, ऐसे कानून जो सहयोग करेंगे। तो ये आप समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला है मीडिएशन, जो अभी हमने देखा था ना, यही मीडिएशन डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो उसी से संबंधित अगला आर्टिकल है मीडिएशन वाला। तो इसे देखते हैं। हुआ क्या कि मीडिएशन एक्ट आया था, मध्यस्थता अधिनियम 2023, जो अभी लिखा है ऊपर 2023, तो 2023 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था, वही बात है कि समाधान करना मध्यस्थता के माध्यम से, बढ़ावा देना है, विकल्प देंगे, विकल्प देंगे। अब ऐसा नहीं है हो ही जाएगा, पर विकल्प देंगे, तो इसे पारित कर दिया गया है। तो ये आया है, मेन बात इसी की है। तो मध्यस्थता की डेफिनेशन जैसे हमने देखे कि पूर्व मध्यस्थता ऑनलाइन, मतलब ऐसे ऑनलाइन मध्यस्थता हो सकती है, विवाद से पहले ही मध्यस्थता हो सकती है, ये सब इसमें मध्यस्थता हो सकती है। तो विवाद हो ही ना उससे पहले भी तो मध्यस्थता करा सकते हैं, तो ये वाली है। अब इसे थोड़ा देखते हैं। तो अधिनियम आया, मेन वही है, बस अधिनियम सरकार लेके आई है, तो एडीआर के अंतर्गत ही मध्यस्थता आएगा, तो ये तरीका है। मध्यस्थता को परिभाषित हमने एग्जाम्पल से समझ ही लिया। मध्यस्थता होती है नॉर्मल वाली, एक मुकदमा पूर्व भी तो मध्यस्थता हो सकती, विवाद हो ही ना, विवाद अगर कुछ बनाने जा रहे हैं किसी एरिया में, पहले ही कह दिया भाई देखो यहाँ पे ये दिक्कत है, कितना कितना बांट लें, तो पूर्व भी हो सकता है, ऑनलाइन मध्यस्थता हो सकती है, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह हो सकता है, यही सब चीजें हैं। और ये वाला होगा, इसमें क्या होगा, तीसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है, अभी हमने देखा था वकील आएगा, कोई आएगा या पंच आएगा, तो ये तीसरा व्यक्ति हो। और सारी चीजें क्या होती है, मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता होती है, और ये उपयुक्त भी होता है विवाद के लिए। बाकी सारी चीजें कॉमन सी हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इनमें। समय सीमा क्या होती है, मध्यस्थता 120 दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, और पक्षों की सहमति से 60 दिन तक, बड़ा मतलब 4 महीने में नहीं हो रहा है, 6
महीने कर दिया तो 120 दिन नॉर्मल होगा, 60 दिन और बढ़ाया जा सकता है दोनों के बीच मध्यस्थता। और ये जो मध्यस्थता होगी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होगी, क्योंकि ये एडीआर वगैरह जो काम करता है वो किसके अंतर्गत करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ही उन्हें शक्तियां मिली होती हैं। तो ये वाली हुई। अब मध्यस्थता परिषद भी तो होगी, इसमें एक अध्यक्ष होगा, दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में। तो ये हमने देख लिया। अब अगला उसके बाद आर्टिकल है लोक अदालत का। अब लोक अदालत क्या होती है इसे समझते हैं। तो मान लें, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं हम स्टोरी का। तो एक स्टोरी देखते हैं। तो मान लो एक किसान है, किसान के पास बैंक का कर्ज है। तो एक किसान है छोटा सा, किसान के पास क्या है, एक बड़ी सी बैंक का कर्ज है, एक बड़ी बैंक है ये। और बैंक का किसान के पास क्या है, किसान गया इसके पास और लोन लेके आया। लोन लेके आया, किसान के पास लोन हो गया ज्यादा, पर किसान की हो गई फसल खराब। तो किसान की क्या हो गई, फसल हो गई खराब, वर्षा ज्यादा हो गई, वर्षा ज्यादा हो गई, फसल खराब। किसान, अब यहाँ से कोई व्यक्ति आएगा, किसान एक एक इसके पास व्यक्ति आएगा, वो जो कहेगा लोन दो, तो लोन वापस करो। किसान कहेगा लोन है ही नहीं है। अब है नहीं है तो हो सकता है बैंक क्या करेगी, बैंक कहेगी हम क्या करेंगे, हम केस कर देंगे कोर्ट में। तो ये चली जाएगी कोर्ट में, मान लो हाई कोर्ट में चले गए, कोर्ट में चले गए। अब 10 साल 5 साल मामला अटका रहेगा, क्योंकि ये भी करेंगे अब विवाद। अब इससे बढ़िया है ना लोक अदालत। इसमें क्या होगा, जो बैंक थी बड़ी सी बैंक, वो बैंक जाएगी व्यक्ति के पास, किसान के पास। किसान कहेगा हमारी फसल खराब हो चुकी है, इतना ही रुपए बचा है। तो बैंक, हो सकता है बैंक ये कहेगी ठीक है, तुमने मान लो 5% पे ब्याज पे रुपए लिया था, तुम ऐसा करो 3% पे ही दे दो, हमें बस दे दो 3% पे दो। किसान को भी राहत मिल गई, क्योंकि ब्याज उसे कम देना पड़ रहा है। क्या हो सकता है, बैंक कहेगी ठीक है, तो मैं जो राशि है, मान लो तुमने 1 लाख ली थी, 90,000 ही दे दो। अब बैंक को क्या फायदा, अगर बैंक केस के मामले में पड़ती है तो बैंक को भी तो लॉस हो रहा है, रुपए भी नहीं मिल रहा है और टाइम भी लगेगा और खुद का भी खर्च होगा वकील वगैरह। तो बैंक किसान से ये कह सकती है ठीक है थोड़ा दे दो हमें, मतलब जितना हो रहा है 90% वगैरह या जो कुछ भी है। और ऐसे ही, इसे ही कहते हैं लोक अदालत, मतलब विवाद को नॉर्मल तरीके से निपटा दिया जाएगा। वही मामला है, मध्यस्थता टाइप का सा ही होगा, पर सस्ती दर पे आसानी से हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 75, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, 75 में वर्ष जो विवाद समाधान के लिए विशेष अदालतों का आयोजन किया है। इस बार अभी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें विशेष अदालत का आयोजन किया है। अब लोक अदालत अब हमने समझ ही लिया। वैकल्पिक विवाद तंत्र, अब जाने के लिए तो हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाएगी बैंक, पर उससे मतलब नहीं है, विकल्प देता है कि आसानी से समाधान कर लो। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, वही नाल सा वाला है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसे सांविधिक दर्जा है, संवैधानिक नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, सांविधिक है, विधि के द्वारा ये बनाया गया था, क्योंकि ये विधि तो है 97 का एक। तो 2002 में इस अधिनियम में संशोधन करके सार्वजनिक हित वाली सेवाओं के लिए स्थायी अदालतें, कैसी स्थायी अदालतें बना दी गई हैं। ये इनकी अदालतों की प्रकृति वगैरह कैसी होगी, इसी सिद्धांत पर काम करेगी। तो मेन बात है अदालतें हैं, ये लोक अदालतें नाम ही है लोक अदालत। लोक अदालतें सिविल प्रक्रिया संहिता जो सीपीसी है 1908 और साक्ष्य अधिनियम 2023 के 23 से बाध्य नहीं है, मतलब ये पूरी तरह कोर्ट की प्रक्रिया फॉलो नहीं करती है, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य संहिता। तो नॉर्मल ब्याज पर इन्हें कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती। निर्णय अंतिम होगा, ये अच्छी चीज होती है। अब ये ऐसा थोड़ी ना बैंक आज को कह दे कि 90,000 दे दो, किसान ने दे भी दिया, परसों जाके फिर वो हाई कोर्ट में केस कर दे 10,000 रह गए, ऐसा नहीं। अंतिम होगा और दोनों पक्ष अगर एक बार मान गए तो बाध्यकारी होगा, फिर कोई अपील नहीं हो सकती है। तो फिर ऐसा हो जाए दोबारा से केस कर दिया है, वो नहीं होगा इसमें। लोक अदालत को संदर्भित मामलों की शामिल, तो सभी, किसी भी अदालत में लंबित कोई मामला हो, किसी भी अदालत में लंबित कोई मामला, कोई विवाद न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो या लाए जाने की संभावना हो, तो सारी चीजें आ जाती। अगर कोई मामला अभी लंबित हो तो भी वो यहाँ पे लोक अदालत में जा सकता है, या फिर क्या हो सकता है अभी आया ही नहीं है उसे भी ले आए, मतलब केस अभी कहीं दायर नहीं है। इसके दायरे में आने वाले और कौन से, विवाह विवाद, संपत्ति, मोटरवाहन, सारे विवाद आ ही सकते हैं। बैठ सरकार तो चाहेगी ना कि आसानी से इनका निपटारा हो जाए। पहली लोक अदालत कब बनी थी, तो 1982 जूनागढ़ गुजरात में आयोजित की गई थी। तो पहली लोक अदालत थी 1982। वैसे ज्यादातर चीजें जो होती हैं केरल की तरफ ज्यादा देखते हैं, तो केरल वाले एरिया से याद रख, मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो पहली लोक अदालत उधर नहीं थी, साउथ में 1982 में बनी थी। कहाँ पे, जूनागढ़ गुजरात में। तो इम्पोर्टेंट है, अब इसे ऐसे याद कर लो। गांधी जी हुआ करते थे, गांधी जी ऐसे ही विवाद को कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में आराम से, मतलब कोई कोर्ट वोट इनका झंझट ना हो, तो नॉर्मल हो, तो ऐसा ही याद कर लेंगे। गांधी जी के यहाँ पे, मतलब गुजरात में 1982 में क्या हुआ था, लोक अदालत आई थी। तो लोक अदालत कहाँ पे, 1982 में। अगला है निशुल्क वाला है।
निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, नाम ही है फ्री लीगल एड, तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। क्या है, तो कोर्ट ने जो बंद कैदी होंगे उन्हें निःशुल्क और कानूनी सहायता के लिए बात कही है, तो इसमें कुछ समझने का तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बंद कैदी हैं, अब बंद कैदी मान लो किसी रिक्शे वाले को किसी दिन जेल में डाल दिया गया था, वो कई सालों से जेल में, जबकि उसकी सजा अधिकतम जिस केस में गया था मान लो 6 महीने थी, पर 2-3 साल से जेल में ही है। क्यों? क्योंकि उसके पास रुपए ही नहीं है। तो ये एक समस्या की बात रहती है अपने। तो निःशुल्क और कानूनी सहायता सुनिश्चित करी जाएगी विशेष विधिक प्राधिकरणों के द्वारा, भी ट्रिब्यूनल्स वगैरह के द्वारा। तो भारत में निःशुल्क कानूनी और विधिक सहायता के बारे में देखें तो विधिक सहायता से तात्पर्य निःशुल्क कानूनी सहायता, जो कानूनी जो प्रतिनिधित्व या न्याय तक पहुंचने में असमर्थ लोग हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। अब निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में देखें तो इसमें एक है कि कानूनी सहायता मिल सकती है, अदालती कार्रवाई में प्रतिनिधित्व भी उनका हो सकता है, मतलब वकील वगैरह, मध्यस्थता, वार्ता और वैकल्पिक समाधान तंत्र, सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। वैधानिक प्रावधान क्या है? विधिक सेवा प्राधिकरण, वही नालसा वाला 1987 जो था, ये नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो नालसा यह अधिनियम 1995 में लागू किया था। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को, जो नालसा वाला एक्ट है ये आया तो 87 में, पर लागू 95 से हुआ था नालसा। इसका क्या है, यही तो काम करेगा ये वाली चीजें जो अभी बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्राधिकरण जो जाएंगे अधिकरण वही काम करेंगे। तो नालसा ही वो काम करता है कि कमजोर कोई व्यक्ति हो और उन्हें निःशुल्क और उचित सहायता दी जाएगी। यहाँ पे अच्छे वकीलों से सहायता दी जाती है, सारी चीजें होती। तो नालसा के तहत वैसे ही राज्य का भी तो नालसा टाइप का हुआ, तो सालसा टाइप का है। जिला का डालसा है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट वाला हो जाएगा तो नालसा, सालसा, डालसा, ऐसे याद कर लेना। उसका मतलब स्तर पूछ सकता है ना कि कितने स्तर पे ये होता है, तो तीनों स्तर पे, राज्य पे, मतलब केंद्र पे, राज्य में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये है। अब है नागरिकता अधिनियम के तहत इसमें क्या है कि राज्य खर्च करेगा, कानूनी सहायता सारा देगा, तो कोई एक बड़ी बात तो है नहीं। कदम कौन से? दिशा, टेलीलॉ, टेलीलॉ का मतलब ऑनलाइन भी सहायता दी जा सकती है, ऐसे अगर कोई मांगे ना ऑनलाइन सहायता, तो कोई वकील वगैरह होगा मदद कर सकता है। लोक अदालत के बारे में अभी पढ़ाई, न्याय मित्र मतलब कोई सहायता देगा, तो ये सारी चीजें होती हैं इसमें। अब है विधिक सहायता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो अनुच्छेद 21 है। अब विधिक सहायता क्यों जरूर? भाई किसी का प्राणवध है, एक स्वतंत्रता है, नॉर्मल सी बात है। कोई व्यक्ति को अगर अधिकार नहीं है, कोई व्यक्ति केस नहीं लड़ पा रहा है, तो उसका जीवन तो जा रहा है ना। तो यह प्रावधान है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है, अगर विधि द्वारा अगर वंचित किया है, किसी को सजा सुना दी मान लो फांसी की, तो वो तो विधि द्वारा है ना, उसने अपराध किया, पर उसके बिना नॉर्मल उसे क्यों अन्यथा मतलब उसे सजा दे दी जाएगी। जैसे वो जेल में डला है 3 साल से, केस किया था 6 महीने लायक सजा का, तो वो उसके ये इसी में तो आ जाएगा कि उसे वंचित किया जा रहा है। तो ये है। दूसरा आर्टिकल है 39 का ए। ये क्या कहता है 39 का ए? कि राज्यों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है, कि राज्य सरकारें क्या करें, निःशुल्क विधिक सहायता दें जो मजबूर लोग हैं, आर्थिक अभाव है जिनके पास, तो ये है। और 42 में संविधान संशोधन के द्वारा इसे और जोड़ दिया गया था, मतलब यही 39 का ए जो जोड़ा गया था, वो कौन से के द्वारा जोड़ा गया था? 42 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद है नालसा के बारे में, जैसा कि हमने देखा विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 में गठित एक वैधानिक निकाय है। क्या करता है? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, नालसा का पूछ ले। 87 में कब बना था, कैसा निकाय? वैधानिक विधि के द्वारा बना, और कमजोर वर्गों को निःशुल्क देता है, नीतियां, निर्देश, सारी योजनाएं सरकार के लिए काम करता है। अब कानून क्रियान्वयन, मूल्यांकन, ये सब करेगा ही करेगा। निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र किसे निःशुल्क विधिक सहायता दे रही है, तो इन्हीं लिस्ट में से एक दो एक्स्ट्रा करके और ऑप्शन बन जाएगा। महिलाएं, बच्चे। अब नॉर्मल सोचो, संविधान का हर आर्टिकल जो मेन है, वो आर्टिकल महिला बच्चों के लिए तो काम करता है, जैसे मूल अधिकार और चाहे नीति निर्देशक तत्व, तो महिला बच्चे स्पेशल है, तो उन्हें तो निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी ना बच्चे के लिए और महिला के लिए। औद्योगिक कार्य, उद्योग में कोई नॉर्मल व्यक्ति काम कर रहा है, कोई घटना हो जाती है, तो वो तो जा सकता है ना, क्योंकि औद्योगिक कामगार होते हैं वो ज्यादा ऐसे तो होते नहीं आर्थिक रूप से संपन्न वाले। मानसिक रूप से कोई व्यक्ति बीमार है, दिव्यांगजन है, अब महिला बच्चे आएंगे वहाँ, दिव्यांगजन तो वैसे ही आ जाते हैं, मतलब उन्हें भी मदद करी जाती है। SC ST भारत के संविधान में है ही है जो विधिक सहायता प्राप्त करने के। सामूहिक आपदा आ जाए, मान लो किसी के पास हो भी कुछ थोड़ा बहुत, पर हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, उनसे आपदा के कारण बेचारा कोई शिकार हो जाए, तो उस व्यक्ति को भी निःशुल्क विधिक सहायता दी जा सकती है। संरक्षण, अब कोई ऐसे हैं किशोर गृह, हिरासत में रखे गए मनोरोग, मतलब जो बच्चे होते हैं वो कोई संरक्षण गृह में, किशोर गृह में, मतलब वो सरकार के द्वारा या कहीं पाले जा रहे हैं जिनके पास कुछ स्थिति है, इन सबको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो ये भी वाली चीज है। और
संविधान के 23 अनुच्छेद शिक्षा का मतलब है एक तरीके से जागरूक भी कर सकते हैं। अगर कोई मदद मांगते हैं, कोई उन्होंने कहा कि ऐसे केस होगा, तो वो सारी सहायता भी दे दी जाती है, उन्हें जागरूक भी कर दिया, और अगर उन्हें मदद और चाहिए तो वो भी दी जाएगी। साथ ही 23 के तहत मानव तस्करी और भिक्षावृत्ति का अगर कोई शिकार बच्चा है, व्यक्ति है, उसे भी फ्री नालसा सहायता देगा। और क्या कहता है कोर्ट कि इसके तहत वे व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय राज्य द्वारा निर्धारित सीमा से कम है। यह आय अभी कितनी है? 5 लाख के आसपास। तो अभी सरकार मतलब जो राज्य द्वारा निर्धारित सीमा कर दी जाएगी उससे कम है तो इन्हें दिया जाएगा। अगला है भारत में अधिकरण प्रणाली, ट्रिब्यूनल सिस्टम। तो ट्रिब्यूनल का क्या है? तो फिर से हम एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कर्मचारी है, कर्मचारी अनुचित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाए। जॉब पे गया था वो सुबह काम करने, जॉब पे से उन्हें अनुचित रूप से, मतलब उसने कुछ ऐसा किया भी नहीं, अनुचित रूप से छोटी सी बात हो सकती है, तो अनुचित रूप से उसे क्या कर दिया है? निकाल दिया जॉब से। अब निकाल दिया, वो सीधा व्यक्ति पहुंचा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। वो कहाँ पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाया उसने, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट में सालों लगेंगे इस व्यक्ति को भी और वहां पे भी। अब इसे सालों लगेंगे तो ये क्या करेंगे? ये फिर वही है एडीआर की तरह। अब की बार कोई व्यक्ति जा रहा है तो अधिकरण तो इसमें क्या होगा? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। नाम क्या है? प्रशासनिक अधिकरण। तो अधिकरण प्रणाली है, तो अधिकरण प्रणाली सिस्टम में होती है, तो यहाँ पे प्रशासन के लोग ही जाएंगे। तो हुआ क्या? वो व्यक्ति गया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वहाँ केस चलेगा। अब उसे जल्दी निपटाने के लिए ये ट्रिब्यूनल बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही होती है व्यवस्था जो जल्दी निर्णय दे सकते हैं। तो ये तो अधिकरण भारत में न्यायालय के समान विशेष संस्था है। तो ट्रिब्यूनल पूछा जाए, ये क्या कहेंगे हम? न्यायालय के समान संस्था है जो समाधान करेगी, और ये विवादों का ये अर्ध न्यायिक होते हैं। कैसे अर्ध न्यायिक होते हैं संस्था? तो अर्ध न्यायिक संस्था होते हैं, विवादों को तुरंत रूप से समाधान करें। अगर आर्टिकल याद रखना हो तो आर्टिकल कोई बताएगा? आर्टिकल तो आर्टिकल 323 का ए होता है और 323 का बी होता है। 323 का ए क्या कहता है? ये प्रशासनिक अधिकरण कहता है। प्रशासनिक अधिकरण जिसकी यहाँ बात करी गई, कोई सरकारी व्यक्ति अगर उसकी जॉब में या भ्रष्टाचार में कुछ विवाद होता है तो वो प्रशासन में जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक लोग यहाँ। इसमें अन्य अधिकरण है, अन्य का मतलब है कोई अन्य इससे जुड़े अलग हैं, जैसे एनजीटी को भी रख लो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो प्रशासन से अलग है, तो ये भी इसमें जोड़ सकते हैं। अधिकरण प्रणाली की अब आवश्यकता, तो अधिकरण क्यों आवश्यक होते हैं? न्याय, अब कोर्ट में ही हर निर्णय जाएगा, कोर्ट में बहुत टाइम लगेगा। दूसरा है विशेषज्ञ बैठे होते हैं। अब हो सकता है कि जिस जॉब के कारण वो व्यक्ति वहां पे गया हो उसे कोई जानकारी ना हो, उससे कोई जानकारी ना हो उस क्षेत्र के बारे में। जो जज बैठा हो, मान लो कोर्ट में कोई जज बैठा है, वो उसे प्रशासन की उस चीज की जानकारी ना हो, तो वो जज क्या करेगा? निर्णय सही से नहीं दे पाएगा। तो ट्रिब्यूनल में, पर वो उसी ट्रिब्यूनल के पास जाएगा ना जैसे जानकारी अच्छी होगी जिस जज को। तो ट्रिब्यूनल विशेष होते हैं, जैसे एनजीटी एग्जाम्पल सबसे आसान है। एनजीटी, एनजीटी होता है पर्यावरण के लिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित कोई शैक्षणिक व्यक्ति बैठा बैठा होगा, मतलब जिसने शिक्षा पर्यावरण की अच्छी खासी ले रखी, अब वो तुरंत समझ जाएगा ना, ध्वनि प्रदूषण का विवाद आया है कि नाइट्रोजन विवाद है, क्या है, ओजोन की कोई समस्या है, मतलब कुछ अगर पर्यावरण के विवाद, वो तुरंत समझ जाएगा, तो निर्णय देना आसान हो जाएगा। अब यही निर्णय का आम जज के पास जाएगा तो कठिन हो जाएगा। तो समझ में आया होगा, ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं, विशेष होते हैं, यहाँ पे विशेषज्ञ होते हैं। इसी वजह से तेजी से विवाद निपटारा भी होता है। पर्यावरण का हो सकता है, तकनीक का हो सकता है। आईटी वाले कोई जज है जिसके पास अच्छी खासी जानकारी है आईटी सेक्टर की, तो वो निर्णय उसमें ज्यादा देगा। तो ये है। अब इसमें जो मेन है, पहला सीएटी है, कैट माला, इसमें क्या है? ये एक प्रशासनिक अधिकरण है, और ऐसा ही एक होता है राज्य का प्रशासनिक अधिकरण। ये केंद्र का प्रशासनिक है, एक राज्य का और होता है तो प्रशासनिक अधिकरण। ये सब बने थे 1985 के तहत। इसमें क्या है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि यदि सीएटी मतलब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1985 के तहत अवमानना अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके कोई आदेश पारित करता है, तो उसे आदेश के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं। तो उनने कहा देखो ये केंद्रीय अधिकरण है, केंद्रीय अधिकरण के ऊपर अगर तुम्हें कहीं जाना है या उसके विरोध में जाना, अब हाई कोर्ट में ही केंद्रीय अधिकरण की बात लेके आ जाओगे तो फिर फायदा ही क्या अधिकरण बनाने का? तो इसके लिए अगर तुम्हें इसकी अपील करनी है तो सीधे जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बात थी। अब
अब ये क्या है, अर्ध न्यायिक है, क्वासी जुडिशियल है, निकाय होते हैं, अर्ध न्यायिक होते हैं। उद्देश्य क्या होता है, जैसा कि हमने बात करा, सारे विशेषज्ञता के माध्यम से ये निपटारा किया जाएगा। 42 में संविधान संशोधन के द्वारा 323 का ए जोड़कर, अब मेन बात है ये ए, जैसे अभी 39 का ए जोड़ा, वो भी 42 में के द्वारा, और 42 का जो है 76 में, 42 में संविधान संशोधन 1976 में ही 223 का ए जोड़कर प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। सीएटी का क्षेत्राधिकार देखें, यह संघ के अन्य सरकारी, इन सबको क्या देखता है, मतलब संघ के सरकारी नियंत्रण वाले प्राधिकारी हो सकते। मेन बात है कि सरकारी नौकरी वाले जितने कर्मचारी होंगे उनके विवाद निपटान सब सीएटी में जाता है, राज्य के होंगे तो राज्य वाले में जाएंगे। फिर 323 का बी आता है, इसमें हमने देखा अन्य वाले जो मामले आएंगे वो सब इसी में जाते हैं। क्षेत्राधिकार, विशेषज्ञ कोई घोषित, मतलब क्या होगा इसमें, अधिकरण को विशेषज्ञता के घोषित क्षेत्र के भीतर सुनवाई करने और निर्णय लेने के विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। मतलब उनकी विशेषज्ञता के आधार पर ही तो उस ट्रिब्यूनल में उन्हें रखा जाता है, तो अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्र के आधार पर वो निर्णय देते हैं। तो ये हमने देख लिया। अपील, अपील क्या समझ में आया, अपील हाई कोर्ट में हो सकती है क्या, अपील नहीं, हाई कोर्ट में नहीं। उन्होंने कहा है कि सीधे अगर सीएटी वाली है तो सीधे कहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ऐसा कहा है। तो अपील सामान्यतः अधिकरणों के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में की जाती है, हालांकि कुछ कानून ऐसे भी है जिनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो अभी यही तो हाई कोर्ट ने बोल दिया, ये पुराना प्रावधान था। अब हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर सीएटी का मामला आएगा और कोई बड़ा मामला है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो अब इनका निर्णय देख लेते हैं, मतलब इनके अंतर, अधिकरण और न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और अधिकरण में क्या क्या अंतर है। तो अधिकरण में क्या है, संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित है अधिकरण, नॉर्मल है। 42 में संविधान संशोधन के द्वारा अगर जोड़ा गया तो है ये। सिफारिश किसने की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। उद्देश्य क्या होता है, विशेषज्ञों द्वारा विशेष मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय दिया जाना चाहिए, और एक्सपर्ट होते हैं इसमें। जबकि न्यायालय क्या होता है, केवल भारत के संविधान के तहत, इन्हें क्या है, संविधान के तहत है। और बाकी न्यायालय के बारे में हम जानते हैं, क्रिमिनल हो, सिविल हो, सारे मामले देखते हैं। और केवल न्यायिक विशेषज्ञ होते हैं, ये न्याय के विशेषज्ञ होते हैं, ये उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये समझ में आए। अगला है जमानत और बेल के बारे में। तो जमानत बेल का क्या है मसला, कि हाल ही में सुप्रीम, मतलब न्यायालय, न्यायाधीशों वाली, दो न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्णय सुनाया है कि गैर कानूनी अधिनियम रोकथाम अधिनियम आया था 1967 में, कौन सा, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 जैसे कानूनों में भी जमानत नियम है, जेल विवाद का सिद्धांत लागू। अब ये क्या है, जमानत नियम है, जेल विवाद है। तो कोर्ट का कहना, मामला ये था कि अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि में भी पकड़ा जाता है 67 के तहत, तो जमानत है वो नियम है, मतलब एक नियम होता है कि अगर किसी व्यक्ति को पकड़ो तो उसे जमानत दी जाएगी। जेल में रखना तो एक अपवाद होता है ना, केवल कि जेल में जरूरी थोड़ी ना कोई व्यक्ति अपराधी इतना हो ही कि जेल में रखा जाए और एक समय के बाद उसे बेल देनी चाहिए। तो जेल में रखना एक अपवाद है। ज्यादातर क्या होता है, जमानत एक नियम होते हैं कि एक व्यक्ति को पकड़ा, उसके बाद उसे जमानत दे दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि गैर कानूनी में भी चाहे हो पर उसे जमानत देनी चाहिए, और जेल में रखना एकदम आवश्यक नहीं है, ये केवल अपवाद है कि किसी को जबरन रखो। तो ये, अब जमानत के प्रकार, तो एक नियमित जमानत होती है, पहले से ही गिरफ्तार पुलिस के हिरासत में जमानत मिल जाती है। एक अग्रिम मिल जाती है, पहले से ही गिरफ्तारी की आशंका है किसी को, पहले से ही जमानत ले ली। फिर होता है अंतरिम जमानत, नियमित व अग्रिम जमानत पर सुनवाई से पहले अस्थायी रूप से, अब जमानत अभी मिली नहीं है, जमानत नॉर्मल वाली, पर अग्रिम जमानत हो जाती है, सुनवाई से पहले अस्थायी रूप से एक जमानत मिल जाती है, मतलब जमानत से पहले एक शॉर्ट टर्म वाला। उसके बाद है डिफॉल्ट जमानत, जब पुलिस निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर, अब पुलिस ने किसी को गिरफ्तार करके रखा था, जेल में रख लिया इस व्यक्ति को, अब टाइम भी हो गया, केस भी साबित नहीं हो रहा है, तो सरकार कही अब इसे रिहा कर दो, दोष सिद्ध कर लेना, तब फिर से आ जाएगा, तो रिहा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना, क्यों, क्योंकि उचित मामलों में सोचो किसी को जमानत नहीं दे रहे हो, जबरन जेल में रख रहे हो, तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है ना। तो आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है, व्यक्ति का उल्लंघन है, तो ये एक समस्या थी। इसी में अब जमानत के लिए कानूनी प्रावधान क्या है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 400 जो 479 में क्या है, जमानत योग्य अपराधों में जमानत देने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान है,
कि जिनमें जमानत देनी चाहिए। तो यदि कोई आरोपी व्यक्ति किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच और सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास से अधिक कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा बिता लिया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति को पकड़ा आज की डेट में, तो आज जैसे 19 जनवरी को पकड़ा किसी व्यक्ति को, कार्रवाई चलती रही, वो जेल में ही अभी कैद है। अब हो सकता है 5 साल बाद उसे 10 साल की सजा सुनाई जाए, और 10 साल की सजा उसे 5 साल के बाद सुनाई जाए, और वो 5 साल तो काट ही चुका है, 5 साल बाद ये सजा सुनाई जा रही है 10 साल की, तो 5 काटो, तो इस व्यक्ति को क्या है, आधा चूकी काट चुका है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति ने उस अपराध की निर्धारित अवधि का 1/3 हिरासत में बिता दिया तो उसे, और पहली बार अगर किसी ने अपराध किया है और उसने 1/3 ऐसा है, 1/3 मतलब एरिया अपना बिता लिया है, तो उसे उस पर जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। अगला है लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012, जो पॉक्सो एक्ट सुना होगा। तो पॉक्सो एक्ट क्या करता है कि बच्चों, जो लैंगिक अपराध होते हैं बच्चों के खिलाफ, उनके लिए आता है पॉक्सो एक्ट। तो घरेलू हिंसा, महिलाओं और जैसे विशेष कानूनों में भी जमानत जमानत देने का प्रावधान करता है। तो जो अभी कानून आया वो पॉक्सो एक्ट हो, चाहे घरेलू हिंसा महिलाओं के बाद हो, उनमें भी ये जमानत की बात करता है। जमानत के लिए किए गए उपाय क्या है, प्ली बार्गेनिंग, सौदा विभाग। सौदा में क्या हो जाएगा, जो प्रतिवादी वादी होंगे दोनों पक्ष के बीच समझौता भी तो हो सकता है, तो प्ली बार्गेनिंग हो सकता है। तो प्ली बार्गेनिंग में क्या होगा, 30 दिन के भीतर किया जा सकता है, मतलब प्ली बार्गेनिंग को समयबद्ध कर एक समय, मतलब एक जैसे कह देंगे कि हम प्ली बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे, तो आरोप तय होने की तिथि से, आरोप तय हो गया उसकी तिथि से 30 दिन के भीतर आवेदन किया जा सकता है। मतलब आरोप तय हो चुका है, जेल में जा रहे हैं, 30 दिन है अब, तो 30 दिन में क्या हो सकता है, प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं, मतलब अभियोग और वादी प्रतिवादी दोनों लोग सहयोग कर सकते हैं। उपयोग क्या हो सकता है कि 7 वर्ष तक के ही अपराध पर लागू होता है, हालांकि महिला बच्चों के खिलाफ अपराध पर लागू नहीं होता। मतलब जो प्ली बार्गेनिंग है नॉर्मल अपराध पर, नॉर्मल का मतलब क्या, 7 साल से ज्यादा का अगर कोई सजा दी जाए उन पर भी लागू नहीं होगा, मतलब तो जेल में जाना ही पड़ेगा, और अगर महिला बच्चों के खिलाफ है तो भी जाना पड़ेगा। बाकी अगर कोई वाद विवाद है तो वो बिना जेल में जाए प्ली बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, मतलब अपराध वाला है। तो ये हो गया। अगला है SC और ST अधिनियम 1989 जो आया था, SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा के तहत अग्रिम जमानत पर रोक रोक का सख्त प्रावधान तब तक लागू नहीं होगा जब तक आरोपी प्रथम दृष्टया अपराध साबित ना हो जाए। पहले क्या था, 1989 का जो SC ST एक्ट आया था, एट्रोसिटीज वाला एक्ट, तो ये इसमें क्या कहा था गया था कि अगर कोई अपराधी है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, मतलब पहले। अब ये है कि अगर प्रथम दृष्टया उसे अपराध साबित नहीं होता है तो उसे सीधा ऐसा नहीं है कि दोष सिद्ध मान लिया जाएगा, तो अपराधी को पहले दोष सिद्ध टाइप का लगना चाहिए, तब उसे जमा मतलब वहां पे डाला जाएगा और जमानत से रोका जाएगा अगर वो अपराधी दिखता है तो, वरना जमानत दे दी जाएगी। तो ये है, तो ये वाला हो गया। इसके बाद इसमें अगला देखते हैं, तो इसमें वही है SC ST के लिए एक्ट के बारे में जो हम लक्ष्मीकांत वगैरह में पढ़ते ही है कि उद्देश्य क्या था SC ST एक्ट में, 89 का एक्ट का क्या था, उन्हें राहत, पुनर्वास, सुनवाई ये सब के लिए विशेष देना है, और आरोपी SC और ST समुदाय का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं SC ST आपस में ही केस लड़ रहे हैं, वो नहीं है, मतलब एक व्यक्ति जनरल कैटेगरी का और या OBC वाला होगा उसके खिलाफ SC और ST वाला का केस हो सकता है। तो ये है इसमें। अगला है ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय क्या होंगे, तो जैसे अभी हमने पढ़ी थी लोक अदालत, तो लोक अदालत वैसे ही ग्राम न्यायालय। तो फिर समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक किसान है, खेत में पड़ोसी की गाय घुस जाए, मतलब एक खेत, किसान का खेत है, उसमें पड़ोसी की गाय थी, वो गाय चली गई, पड़ोसी की गाय चली गई, फसल हो गई बर्बाद। तो अगर फसल हो गई बर्बाद, अगर किसान ने इसे सुलझाने के लिए, फिर वही बात है, कोर्ट में जाएगा तो फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे, पैसा बर्बाद होगा, जितना फसल नहीं उतना चला जाएगा। तो अब क्या होगा, गांव में ही एक ग्राम न्यायालय ना हो तो
अच्छी बात हो जाएगी ना, तो जल्दी कम खर्चे पर निपटारा हो जाएगा। तो क्या हुआ, अगर गांव में छोटा मोटा मुद्दा हुआ है तो उसके लिए गांव न्यायालय ही अच्छे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के गठन की व्यवहार्यता पर चिंता जताई है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 द्वारा गठन को अनिवार्य किया गया है, मतलब ये कहा गया है कि ग्राम न्यायालय होने चाहिए 2008 के अधिनियम के तहत। तो यही अधिनियम पूछ सकता है कि ग्राम न्यायालय का गठन किस अधिनियम के आधार पर है, तो 2008 के आधार पर। उद्देश्य क्या है इसका, तो चूंकि अभी हो नहीं रही है गठन वगैरह, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि थोड़े करने चाहिए। उद्देश्य क्या है, ग्राम न्यायालय सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी भी नागरिक को मतलब न्याय मिलने में अवसर से वंचित ना किया जाए, मतलब सबको न्याय मिल जाए। क्योंकि गांव में हर व्यक्ति केस भी नहीं लड़ सकता, तो आराम से अगर गांव में होगा छोटे स्तर पर तो आराम से केस हो सकते हैं। वैधानिक आधार क्या है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत है। जो ग्राम न्यायालय अधिनियम अभी जो देखा हमने ऊपर 2008 के अंतर्गत है, इस अधिनियम में नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम विशिष्ट क्षेत्रों को छूट दी गई, मतलब इन एरिया में लागू नहीं होगा क्योंकि एरिया जनजाति वाले हैं। तो ऐसा कहेंगे पूरे देश में लागू है नहीं, और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में ये लागू नहीं है। ग्राम न्यायालय का स्थान तो मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय में स्थित होता है। जो मध्यवर्ती ब्लॉक स्तर वाला होता है ना, पंचायत का मध्यवर्ती स्तर ब्लॉक वाला, वहां इनका मुख्यालय होगा। वहां जाओ, अपनी गाय चोरी, मतलब गाय ने फसल खराब करी, बेचने कर दी, ये सबके मुद्दे लिखवा लो। तो कहाँ पे होगा, ब्लॉक स्तर पर। स्थिति कहाँ होगी, ग्राम न्यायालय को प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है। तो प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होंगे उनका न्यायालय से माना जाता है। और उसके बाद इनकी नियुक्ति कैसे होती है, राज्य सरकार संबंधित हाई कोर्ट के परामर्श से न्यायाधीश की नियुक्ति करती है। तो ये थोड़ा बड़ा है, मतलब ऐसा लग सकता है ना कि जिला न्यायाधीश कर देता हो या मजिस्ट्रेट कर देता हो, मतलब डीएम वाला। पर ऐसा नहीं है, राज्य सरकार ही करेगी और हाई कोर्ट के परामर्श से करेगी ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अधिकार क्षेत्र क्या है, यह मोबाइल कोर्ट होता है। मोबाइल का मतलब आसानी से इधर उधर सेटल हो जाएगा, जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल मामले भी इसमें हो सकते हैं। गांव में मारपीट हो गई, कुछ हो गया, तो क्रिमिनल मामले भी इसमें आ जाएंगे। केवल ऐसा ही नहीं है कि सिविल मामले ही इसमें आएंगे, तो ये भी है। उसके बाद विवाद समाधान, तो समझौता ही तो होना चाहिए, तो सुलह समझौता हो जाएगा आराम से। तो सुलहकार नियुक्त होते हैं, उनके माध्यम से हो जाता है। और यह साक्ष्य अधिनियम, यहाँ पे साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होंगे क्योंकि ये नॉर्मल सुलह वाले हैं। तो क्रिमिनल मामले सेशन कोर्ट में जाते हैं। अब ये थोड़ा लिखा है कि कहाँ किया जाता है, तो जो क्रिमिनल मामलों में अपील होती है वो सेशन कोर्ट में की जाती है। अगर क्रिमिनल मामलों की यहाँ से बाद अपील होगी तो सेशन कोर्ट में, और सिविल की होगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। और अपील दायरा 6 महीने के भीतर होना चाहिए। तो जो अपील करनी भी है वो 6 महीने के भीतर करनी है। क्रिमिनल वाली सेशन कोर्ट में जाएगी और सिविल वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। तो ये हमने देख लिया। अगला है न्यायालय की अवमानना। तो न्यायालय की अवमानना का मतलब क्या हुआ, कि न्यायालय की बात को ना मानना, यही तो हुआ न्यायालय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अगर सोचो ऐसे न्यायालय की अवमानना को, कि एक व्यक्ति है मानते हैं, और व्यक्ति कोर्ट में चल रही किसी केस, एक कोर्ट में व्यक्ति जाता है, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस कोर्ट में एक व्यक्ति को पकड़ाया जाता है, उस व्यक्ति पर केस चला दिया जाता है। उस व्यक्ति पर केस चला, सार्वजनिक रूप से उसे गलत बयान देना मामले के बारे में। अब वो व्यक्ति बाहर आया और बाहर आके ये कह रहा है कि जज तो मान लो चोर है, जज तो मान लो पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा कुछ उसने गलत बयान दे दिया, जिससे न्यायालय की छवि खराब हो जाती। क्योंकि मान लो वो हो सकता है वो बड़ा व्यक्ति हो, तो न्यायालय की छवि खराब हो जाती। इसे ही कहेंगे न्यायालय की अवमानना करना। तो समझ में आया ये क्या है, कि न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। तो झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी का आरोप लगाते हुए केंद्र पर अवमानना की याचिका दायर की। अब अवमानना इसमें क्या है, झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी हो रही है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी हो रही है, इसके खिलाफ, केंद्र के खिलाफ अवमानना, क्यों काम नहीं कर रहे ना। अवमानना दो तरीके की होती है, तो उसे हम अभी देखते हैं। तो अवमानना इतना समझ में आया क्यों गया ये। अब न्यायालय की अवमानना 1971 के तहत परिभाषित है। तो न्यायालय की जो अवमानना है वो कैसे परिभाषित है, 1971 के तहत। मतलब सुप्रीम कोर्ट लेके आया था अवमानना वाली चीज, वो कैसे लेके आया, 1971 अधिनियम में वो लाया था। संविधान का 129 आर्टिकल है और 215 आर्टिकल है, ये अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है। तो ये आ सकता है कि दंडित करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, अवमानना करता है। तो 129 और 215, 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट दंडित कर सकता है, 215 के तहत हाई कोर्ट। अब एक जो मेन चीज अभी बता रहे थे वो है सिविल और आपराधिक, जो अभी मैंने कहा। तो सिविल और आपराधिक देखना, जो यहाँ पे मुद्दा चल रहा है कि अवमानना हुई है केंद्र के खिलाफ की हाई कोर्ट में नियुक्ति नहीं हो रही है, तो सिविल और आपराधिक का देखें। अब सबसे पहले देखते हैं सिविल।
सिविल कंटेम्प्ट, सिविल अवमानना। सिविल अवमानना का मतलब होता है कोई व्यक्ति है, वो आदेश निर्देश, मतलब कोर्ट ने कोई आदेश दिया, निर्देश दिया और निर्णय दिया, रिट दी, उसका पालन करने से इनकार कर दे, मना कर दे वो, कि हम उसका आदेश का पालन नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया? ऐसे समझो कि मान लो कोर्ट ने कहा किसी से, कोर्ट ने कहा कि संपत्ति को भाई खाली कर दो, कोई संपत्ति मिली उसे, उसे संपत्ति को क्या कर दो, खाली कर दो, कोई घर है कोई है, लेकिन उसने उसका पालन नहीं किया, ये हो गया सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, सिविल अवमानना हुई ये वाली। तो जानबूझकर क्या हुई, उल्लंघन कर दिया है, मतलब कहा सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब कोर्ट ने कि भाई घर खाली कर दो, ये तुम्हारा नहीं है, पर उसने नहीं किया। अब आपराधिक कैसा हो जाता है, आपराधिक में क्या हुआ, ठेस पहुंचे, कोर्ट को ठेस भी पहुंचे, तो कोर्ट को ठेस पहुंचने का मतलब है कि न्यायाधीश को खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपमानना कर दी है। अब यहाँ पे जो अभी मामला ये कौन सा सिविल वाला है, क्योंकि कुछ कहा गया था, वो बात पूरी नहीं हुई थी, मतलब कोर्ट में नियुक्ति होनी थी, वो नहीं हुई थी, तो सिविल। अब आपराधिक में कैसा होता है, आपराधिक में सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ ही कुछ बयान ना दे दिया जाए, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दी, वही वाली बात कि जज खराब है, जज पक्षपाती है, ऐसी चीजें। तो ये चीज जो आएगी, ये आ जाएगी आपराधिक अवमानना में। तो न्यायालय को बदनाम करना, उसके प्राधिकार को कम करना, समुचित कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालना, हस्तक्षेप करना, ये सब इसमें आ जाता है अवमानना में। तो ये समझ में आया होगा। आर्टिकल इंपोर्टेंट 129 और 215, अभिलेख न्यायालय की बात करते हैं ये आर्टिकल। तो ये है। अगला है दया याचिका, मर्सी पिटीशन। मर्सी पिटीशन, मर्सी का मतलब ही दया की लेना। तो दया मर्सी पिटीशन का मतलब क्या हुआ कि 2000 में लाल किले पर हमला हुआ था, उसमें दोषी लश्करी तैयबा का आतंकवादी था, उसने अभी राष्ट्रपति के खिलाफ, मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं, राष्ट्रपति को याचिका लिखी थी, पर राष्ट्रपति जी ने क्या किया, याचिका को खारिज कर दिया है। तो दया याचिका के बारे में हमें पता चली किसके पास जाती है, राष्ट्रपति जी के पास जाती है। तो आर्टिकल 72, राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराएगी, यहाँ पे कोई नहीं है, ऐसा नहीं है एक अपराध हो, सारे अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा को कुछ मामलों में क्षमा कर सकता है, रिप्राइव कर सकते हैं, मतलब प्रविलंबित कर सकते हैं, विराम दे सकते हैं, रेस्पाइट और परिहार और लघुकरण, ये सारी चीजें कर सकते हैं जो हम आर्टिकल में देखते ही हैं। तो इन्हें क्षमा दे दो, मतलब किसी को बिल्कुल क्षमा ही कर दो, प्रविलंबित कर दो, विराम दे दो कुछ समय के लिए, परिहार कर दो, लघुकरण कर दो, उसके एक सजा को कैसे, अगर कठोर कारावास है, कठोर से नॉर्मल कर दो कारावास, 5 साल की या 10 साल, मतलब 10 साल की 5 साल की कर दो, ऐसी चीजें सारी कर सकता है राष्ट्रपति। तो जो मामले जाएंगे, ये मामले क्या है, जहां सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो, तो कौन कौन से इसके अधिकार में जाएंगे, कोर्ट मार्शल के तहत सजा, मृत्यु दंड के मामले में, दंड जिनके खिलाफ अपराध किया गया है, मतलब हर एक मामले में मेन बात है जा सकता है, को सिविल और कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। अगला आर्टिकल है क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। क्यूरेटिव पिटीशन मतलब उपचारात्मक याचिका। इसे समझो, एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले की सुनवाई के लिए रिट दायर करता है, एक उसने रिट दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिट को खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिट को खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने भी रिट को खारिज, मतलब पहले हाई कोर्ट कर चुका था, सुप्रीम कोर्ट भी। अब ये व्यक्ति परेशान है, अब ये व्यक्ति क्या करेगा, पुनर्विचार याचिका लेके जाएगा, यही है कि मतलब रिव्यू पिटीशन एक होती है, रिव्यू पिटीशन। तो रिव्यू पिटीशन जो होगी वो लेके जाएगा, ये व्यक्ति दायर करेगा, उसे भी खारिज कर दी गई है रिव्यू पिटीशन। अब उसके बाद एक चीज बचेगी, वो होता है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव में नाम ही क्या, उपचारात्मक। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते समय कोई त्रुटि कर दी हो, और त्रुटि में सुधार की संभावना, कोई नया सबूत मिल गया हो, कुछ ऐसा हो, तो उपचार की संभावना हो रही हो, क्यूरेटिव। तो क्यूरेटिव पिटीशन मतलब क्या हो, जब सारे मामले खत्म हो चुके हैं तो लास्ट में आता है क्यूरेटिव पिटीशन। तो इसमें क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, अपने पूर्व जो निर्णय दिया गया हो उनको सही करने का अंतिम अवसर होता है, इसके बाद फिर दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि तीन चीजें हो चुकी है ना, हाई कोर्ट खारिज, सुप्रीम कोर्ट खारिज, रिव्यू पिटीशन खारिज, उसके बाद आता है लास्ट में क्यूरेटिव पिटीशन। तो लास्ट होता है जे, इसके बाद निर्णय मतलब जो भी होगा वो माना जाएगा। फिर लास्ट था, तो हुआ क्या है, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के खिलाफ पारित आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया गया है। तो कोई पहले केस दिया था कोर्ट ने। अब ऐसी ये जो लाइनें होती है केवल न्यूज की होती है, तो ये तो नहीं आएगा किसने किसके खिलाफ किया यूपीएससी, आएगा ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है, तो बस उसके बारे में हमें जो देखना होता है। तो यह याचिका उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध होती है जो अंतिम, अभी बात करें अंतिम उपाय है,
कोई इसके बाद बचा ही नहीं है, सारा हो चुका है खत्म। आर्टिकल कौन सा? 137 आर्टिकल है जो पुनर्विचार याचिका की बात करता है, रिव्यू पिटीशन वाला। तो 137 होता है पुनर्विचार याचिका, जो रिव्यू पिटीशन अभी देखा था हमने, तो रिव्यू वाला भी समाप्त हो जाएगा, पर उसके बाद ये जारी होता है। क्यूरेटिव पिटीशन संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, अगर पूछा जाए क्या कोई संविधान में उल्लेख नहीं, 137 में तो पुनर्विचार याचिका है, जो वो जब खारिज होने के बाद पहली बार में आएगा। तो ये हो गया। ये अवधारणा कब आई थी? तो रूपा अशोक दोहरा एक केस आया था, उसमें ये किया गया था। तो 142 आर्टिकल के तहत, मतलब डायरेक्टली नहीं है, 142 चूंकि पूर्ण न्याय की बात करता है, अगर न्याय नहीं मिला है तो पूर्ण न्याय, तो 142 के तहत क्यूरेटिव पिटीशन आ सकती है अगर पूछा जाए। 137 में तो डायरेक्ट लिखा है पुनर्विचार याचिका, मतलब डायरेक्ट ही है। इसमें है पूर्ण न्याय के अंतर्गत उसे शामिल कर दिया गया है। क्यूरेटिव पिटीशन की अनुमति तब दी जाती है जब क्या हो कि निर्णय में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, न्याय कुछ नए, मतलब क्या हो, खुलासा में विफल, मतलब पहले जो चीज सबूत नहीं आ पाया नया आ गया हो, निर्णय में याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो मतलब कुछ ऐसी विशेष केस आ जाएंगे कि पक्षपात होने की आशंका हो, और ये लगे कि अगर पक्षपात हुआ है तो फिर जिसे के खिलाफ निर्णय दिया गया है जिसके पक्ष में, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो एक क्या है, पक्षपात पा हो सकता है निर्णय, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, मतलब जो नेचुरल जस्टिस है उसका उल्लंघन हो रहा हो, या सुनवाई में नया खुलासा हो जाए, तब ये आ सकता है। अगला है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। सो फास्ट ट्रैक नाम ही है, फास्ट ट्रैक एकदम जल्दी से हो जाएगा। तो इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी है, उसमें बलात्कार के मामलों और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले फास्ट ट्रैक में जो है वो अधिक कुशल है, ये बताएगा। मतलब पॉक्सो एक्ट के मामले फास्ट ट्रैक में ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, तो ये बताएगा। तो ये अब मेन बात है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को लेकर जो पेपर में आएगा। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो होते हैं वो केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, केंद्र प्रायोजित है। इस योजना को 2019 में स्टार्ट किया गया था। इस योजना को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ही नहीं है, स्पेशल कोर्ट्स हैं। तभी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो पहले से चल रहे, ये स्पेशल कोर्ट्स हैं, 2019 से शुरू हुए थे, 2026 तक इन्हें बढ़ा दिया गया, मतलब ये काम करेंगे। वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी, और केंद्र सरकार कहाँ से करेगी? निर्भया फंड से करेगी। निर्भया फंड बना रखा है ऐसे कुछ विशेष मामलों के लिए। अब अगला है कार्यान्वयन। तो विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक न्याय विभाग होता है, उसके अंतर्गत इनका कार्यान्वयन होता है। उद्देश्य क्या होता है? बलात्कार के मामले हो, पॉक्सो मतलब जो बच्चों के खिलाफ और शोषण वगैरह के मामले हो, उनको सुलझाना। तो बलात्कार और बच्चों के खिलाफ वाले 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पॉक्सो के अंतर्गत, अभी केस नहीं याद रखने, मेन बात है कि ये गठित किए गए हैं कई सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। अगला है जीरो एफआईआर। तो जीरो एफआईआर क्या होती है? तो जीरो एफआईआर ऐसे समझो कि एक महिला मुंबई, दिल्ली से मुंबई जा रही थी, एक महिला ट्रेन पे चढ़ी और ट्रेन से दिल्ली से मुंबई जा रही थी, मान लो वो महिला। अब बीच में ही कोई गंभीर घटना घट जाती है, दिल्ली से मुंबई जाने से बीच में ही, मुंबई पहुंचने से पहले वो क्या करेगी, कहीं पे उतर के, मतलब हो सकता है कि नजदीकी थाने में एक रिपोर्ट कराना चाहती है, ऐसे उस घटना के जुड़े। अब वो घटना का पुलिस स्टेशन भी नहीं था, मान लो घटना यहाँ हुई है, और वो बीच में यहाँ पे आके पुलिस स्टेशन में कहीं रिपोर्ट दर्ज करा रही है वो महिला, इसे ही जीरो एफआईआर कहा जाता है। जहाँ घटना हुई जरूरी नहीं है वहीं हो, किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो, तो इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। अब समझ में आया होगा। तो जिसमें एक ऐसा एफआईआर है जिसमें किसी भी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करी जा सकती है, किसी में भी, चाहे अपराध उसमें हो चाहे ना हो। तो ये है सीआरपीसी की जो धारा 154 है उसके तहत ये होता है। तो जीरो एफआईआर समझ में आया, जीरो है इसका। तो ये दर्ज करते समय इसमें जीरो नंबर दिया जाता है, मतलब जैसे होता है एक एफआईआर दो एफआईआर अपने रजिस्टर में होता है, तो इसमें जीरो नंबर लिखा जाता है रजिस्टर में, इस वजह से इसे कहते हैं जीरो। बाद में इसे उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, इस वजह से जिसमें होना है केस उस जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ये क्यों किया जाता? तत्काल एकदम किसी को बेचारा पीड़ित को क्या हो, मतलब समस्या ना हो, उसे ज्यादा चक्कर ना काटने पड़े, तो कहीं पे लिखा सकते हैं ऐसे। बाद में अपने पुलिस वाले होंगे वो आपस में ये शेयर कर लेते हैं जानकारी। तो जीरो एफआईआर। तो किसी भी पुलिस थाने में जरूरी नहीं कि अपराध हुआ हो, बाकी सारी चीजें वही है। यहाँ कोई नियमित नंबर नहीं दिया जाता, जीरो लिख दिया जाता, तो ये हुआ। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये? तो इसे भी एक स्टोरी से समझते हैं कि मान लो 18 सेंचुरी की एक महिला है, 18 सेंचुरी की महिला है, शादी के बाद उसकी संपत्ति से स्वामित्व तो समाप्त हो गया, मतलब जो पिता की तरफ था वो संपत्ति से स्वामित्व समाप्त हो गया।
अब क्या हुआ, पहले की बात कर रहे हैं तो उस समय मान लो संपत्ति का स्वामित्व समाप्त हो जाता था। अब क्या है, पति के नियंत्रण में वो पूरी तरह से आ जाएगी, तो पति के नियंत्रण में पूरी तरीके से वो आ जाती। इसे ही डॉक्टर ऑफ कोवर्चर कहते हैं, यही है डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर। तो इसका मामला क्या होता है कि शादी के बाद ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद कानूनी पहचान पति में समाहित हो जाती पत्नी की, तो कानूनी जो उसकी पहचान होगी अब वो किसके साथ जुड़ जाएगी, पति के साथ। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर। तो ये याद रखना है। तो इसमें क्या होता है कि मुख्य सिद्धांत कॉमन लॉ के तहत, मतलब ये ब्रिटेन में विकसित हुआ था, कई यूरोपीय कंट्रियों में, तो वहीं पे ये अवधारणा आई थी कि जो उसकी संपत्ति है वो किसकी संपत्ति से वो जुड़ जाएगी, पति वाले की संपत्ति से। तो यही है। तो पत्नी की स्वतंत्र जो उसकी पहचान होती है वो नहीं होती है। तो ये वाली बात है। तो इसमें ही है, तो भारतीय दंड संहिता में ये अभी मैरिटल रेप होते हैं उसको चुनौती देने वाली याचिका के दौरान ये चर्चा में रही थी। मेन है, अगर पूछा है तो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर के बारे में पूछा जा सकता। तो ब्रिटिश कॉमन लॉ का सिद्धांत है, विवाहित महिला उसके पति के संरक्षण के तहत रखा जाता है, उन्हें एक यूनिट के रूप में माना जाता है दोनों को। और विवाह के बाद एक महिला के स्वतंत्र अस्तित्व और कानूनी अस्तित्व को समाप्त कर देता है, मतलब स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। तो यही है, संपत्ति को पति को हस्तांतरित, महिला की संपत्ति को पति को हस्तांतरित करता है ये सैद्धांतिक रूप से। अब तो नहीं है वैसा, सैद्धांतिक रूप से पति को हस्तांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि महिला की तो संपत्ति रहेगी नहीं। संपत्ति पर अधिकार अधिकार की उसकी क्षमता को सीमित करता है और प्रतिबंध